चैप्टर 10 सेल्फ डिसिप्लिन। प्रश्न। किसी व्यक्ति को हर समय निश्चित उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने से पहले कैसी तैयारी करनी चाहिए? उत्तर। उसे स्वयं पर नियंत्रण प्राप्त करना होगा। यह 7 सिद्धांतों में से दूसरा सिद्धांत है। जो व्यक्ति स्वयं का स्वामी नहीं बन सकता, वह कभी दूसरों पर शासन नहीं कर सकता। स्वयं पर नियंत्रण की कमी अपने आप में सबसे विनाशकारी अनिश्चितता होती है। जो व्यक्ति स्वयं का स्वामी नहीं है, वह दूसरों का स्वामी कभी नहीं बन सकता। यह बात कितनी सच है। हमारे कई राजनीतिक नेता इसीलिए अपने पद से गिर गए, क्योंकि वे अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रख सके। जब वे खुद को नहीं संभाल सकते, तो हम उन पर कैसे भरोसा करें कि वे हमें संभाल पाएंगे? प्रश्न। आत्मनियंत्रण की शुरुआत कहां से करनी चाहिए? उत्तर। 3 प्रमुख इच्छाओं पर काबू पाकर, जो आत्म अनुशासन की कमी का मुख्य कारण होती हैं। 1. खाने की इच्छा। 2. यौन अभिव्यक्ति की इच्छा। 3. बिना सोचे समझे अपनी राय व्यक्त करने की इच्छा। प्रश्न। क्या इंसान की और भी इच्छाएं होती हैं जिन्हें नियंत्रित करना चाहिए? उत्तर। हाँ, हाँ, कई होती हैं, लेकिन सबसे पहले इन 3 पर विजय पानी चाहिए। जब कोई व्यक्ति इन 3 इच्छाओं का स्वामी बन जाता है, तो बाकी कम महत्व की इच्छाओं पर भी आसानी से नियंत्रण पा सकता है। प्रश्न। लेकिन ये इच्छाएं तो प्राकृतिक होती हैं। अगर इन्हें पूरा न किया जाए, तो व्यक्ति स्वस्थ और खुश कैसे रह सकता है? उत्तर। यह सही है कि ये इच्छाएं प्राकृतिक हैं, लेकिन ये खतरनाक भी होती हैं, क्योंकि जिन लोगों ने खुद पर काबू नहीं पाया होता, वे इन इच्छाओं को जरूरत से ज्यादा पूरा करते हैं। स्वयं पर नियंत्रण का मतलब है इतना अनुशासन रखना कि व्यक्ति इन इच्छाओं को जितनी जरूरत है उतना ही पोषण दे, और जो जरूरत नहीं है उसे रोक सके। प्रश्न। आपका दृष्टिकोण दिलचस्प और ज्ञानवर्धक है। कृपया विस्तार से समझाएं कि लोग इन इच्छाओं को कब और कैसे ज्यादा पूरा करते हैं। उत्तर। चलिए, खाने की इच्छा को उदाहरण के रूप में लेते हैं। अधिकतर लोग आत्म अनुशासन में इतने कमजोर होते हैं कि वे अपने पेट को ऐसे भारी और मिश्रित भोजन से भर देते हैं जो स्वाद को तो भाता है, लेकिन पाचन और निष्कासन एलिमिनेशन के अंगों पर अत्यधिक दबाव डालता है। वे ऐसे भोजन की मात्रा और प्रकार को पेट में डालते हैं जिससे शरीर का रासायनिक तंत्र, बॉडी केमिस्ट, ठीक से नहीं पचा पाता, और वह उसे जहरीले विष टॉक्सिक पॉइजन्स में बदल देता है। ये जहरीले तत्व शरीर की सफाई व्यवस्था, सीवर सिस्टम, को जाम और धीमा कर देते हैं, जिससे शरीर कचरे को बाहर नहीं निकाल पाता। धीरे धीरे यह प्रक्रिया पूरी तरह रुक जाती है, और व्यक्ति को जो समस्या होती है उसे वह कब्ज, कॉन्स्टिपेशन कहता है। उस समय तक वह अस्पताल जाने के लिए तैयार हो जाता है। स्विषाक्तता, ऑटो इंटॉक्सिकेशन, यानी शरीर के अंदर की गंदगी से जहर बनना, मस्तिष्क को इस हद तक प्रभावित करता है कि वह पिघले गारे, पटी जैसा काम करने लगता है। इसके बाद व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियां सुस्त हो जाती हैं, और वह मानसिक रूप से चिड़चिड़ा और अस्थिर बन जाता है। अगर वह कभी अपनी शरीर की सफाई व्यवस्था को देख लेता और उसकी दुर्गंध को सूंघ लेता, तो खुद से आंख मिलाने में शर्म महसूस करता। जब शहर की नालियां, सीवर्स, भर जाती हैं या जाम हो जाती हैं, तो वे बहुत ही अप्रिय जगह बन जाती हैं, लेकिन वे तब भी कहीं ज्यादा साफ और सुगंधित होती हैं तुलना में हमारे आंतों की नालियों से, जब वे भोजन की अधिकता और गलत खुराक से जाम हो जाती हैं। ये बात खाने जैसे सुखद और आवश्यक कार्य से जुड़ी हुई शायद अटपटी लगे, लेकिन यही सच्चाई है, क्योंकि अति भोजन और गलत खाने के संयोजन से ही शरीर में स्विषाक्तता, ऑटो इंटॉक्सिकेशन, उत्पन्न होती है। जो लोग समझदारी से भोजन करते हैं और अपनी शारीरिक नाली व्यवस्था को साफ रखते हैं, वे मेरे लिए मुश्किल खड़ी करते हैं, क्योंकि एक स्वच्छ शरीर का मतलब होता है एक स्वस्थ शरीर और ऐसा मस्तिष्क जो ठीक से काम करता है। जरा सोचिए, अगर आपकी कल्पना इतनी दूर तक जा सके कि कोई भी इंसान कैसे किसी निश्चित उद्देश्य के साथ आगे बढ़ सकता है, जब उसका शरीर इतना जहर जमा कर चुका हो
कि अगर वह जहर किसी और के खून में डाला जाए तो 100 लोगों की जान ले ले। यहाँ एक बार फिर नेपोलियन हिल अपने समय से बहुत आगे हैं। बाद में विज्ञान ने उनकी बातों को सिद्ध किया और कहीं कहीं तो उनकी अंतर्ज्ञान से भी आगे निकल गया, खासकर जब यह देखा गया कि शारीरिक प्रक्रियाएं मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य से कितनी जुड़ी हुई हैं। प्रश्न। और ये सारी परेशानी सिर्फ खाने की इच्छा पर नियंत्रण न होने की वजह से है? उत्तर। अगर आप पूरी तरह सही होना चाहते हैं तो कहना चाहिए कि गलत ढंग से भोजन करना ही शरीर की बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है, और लगभग सभी सिरदर्दों का भी। अगर आपको इसका प्रमाण चाहिए तो 100 ऐसे लोगों को चुनिए जिन्हें सिरदर्द रहता हो और उनकी शारीरिक नाली व्यवस्था की अच्छी तरह से सफाई कीजिए, जैसे कि एक ऊपरी एनेमा, हाई एनेमा द्वारा, और फिर देखिए फर्क। उत्तर। यदि आप 100 लोगों को लें जो सिरदर्द से पीड़ित हैं और उनके शरीर की सीवरेज प्रणाली, आंतों की अच्छे से सफाई करें, तो आप पाएंगे कि कम से कम 95 लोगों के सिरदर्द कुछ ही मिनटों में दूर हो जाएंगे। प्रश्न। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि भोजन की शारीरिक इच्छा पर नियंत्रण का अर्थ यह भी है कि हम अपनी आंतों को साफ न रखने की आदत पर भी नियंत्रण रखें? उत्तर। हाँ, यह बिल्कुल सही है। जितना जरूरी है सही मात्रा में और सही तरीके से भोजन लेना, उतना ही जरूरी है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थ और अपचित भोजन को समय पर बाहर निकाला जाए। प्रश्न। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि स्व विषाक्तता, ऑटो इंटॉक्सिकेशन भी आपका लोगों पर नियंत्रण रखने का एक तरीका हो सकता है, और यह जानकर मैं हैरान हूं कि कितने लोग इस सूक्ष्म दुश्मन का शिकार हैं। अब आप बाकी 2 इच्छाओं के बारे में बताइए। उत्तर। अच्छा, तो आइए बात करें यौन अभिव्यक्ति की इच्छा की। यह एक ऐसी शक्ति है जिससे मैं कमजोर और ताकतवर, बूढ़े और जवान, मूर्ख और ज्ञानी, हर किसी पर हावी हो जाता हूं। असल में मैं उन सभी को नियंत्रित करता हूं जो स्वयं यौन इच्छा को नियंत्रित नहीं कर पाते। प्रश्न। कोई इंसान यौन भावना पर कैसे नियंत्रण पा सकता है? उत्तर। इसका सरल उपाय है कि इस भावना को किसी और प्रकार की गतिविधि में बदल, ट्रांसम्यूट दिया जाए, जैसे कि इसे अपने कार्य, रचनात्मकता या किसी उद्देश्य में लगा दिया जाए, न कि केवल शारीरिक संबंध तक सीमित रखा जाए। यौन ऊर्जा मानव जीवन को प्रेरित करने वाली सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक है। इसी वजह से यह सबसे खतरनाक भी बन जाती है अगर इस पर नियंत्रण न हो। अगर इंसान अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखें और उसे अपने काम में झोंक दें, तो जो समय वे यौन सुख की खोज में बर्बाद करते हैं, उसका आधा भी अगर अपने कार्य में लगाएं, तो उन्हें कभी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। प्रश्न। क्या मैं यह समझूं कि आप सेक्स और गरीबी के बीच कोई संबंध बता रहे हैं? उत्तर। हाँ, जब सेक्स पर स्पष्ट नियंत्रण नहीं होता, अगर इसे बिना नियंत्रण के अपनी प्राकृतिक दिशा में बहने दिया जाए, तो यह व्यक्ति को जल्दी ही भटकाव की आदत में डाल देता है। प्रश्न। क्या सेक्स और नेतृत्व के बीच भी कोई संबंध होता है? उत्तर। हाँ, हर क्षेत्र के महान नेता स्वभाव से यौन ऊर्जा से भरपूर होते हैं, लेकिन वे अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं और उसे अपने काम के पीछे प्रेरक शक्ति बना देते हैं। प्रश्न। क्या सेक्स में अत्यधिक लिप्तता उतनी ही खतरनाक है जितनी नशे या शराब की आदत? उत्तर। इनमें कोई अंतर नहीं है। दोनों ही आदतें व्यक्ति को भटकाव और सम्मोहन की अवस्था में ले जाती हैं। प्रश्न। दुनिया सेक्स को अश्लील क्यों मानती है? उत्तर। क्योंकि लोगों ने इस भावना का गंदे तरीके से दुरुपयोग किया है। सेक्स अश्लील नहीं होता, अश्लील वह व्यक्ति होता है जो इसे नियंत्रित नहीं करता और सही दिशा में नहीं मोड़ता। प्रश्न। क्या आपके कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति को सेक्स की इच्छा का दमन करना चाहिए? उत्तर। नहीं, मेरा मतलब यह है कि सेक्स भी मनुष्य को मिली एक शक्ति है। इसे समझना चाहिए, उस पर अधिकार पाना चाहिए और उसे मनुष्य की सेवा में लगाना चाहिए। सेक्स की अभिव्यक्ति की इच्छा उतनी ही स्वाभाविक है जितनी भूख। इसे पूरी तरह मारा नहीं जा सकता, जैसे किसी नदी को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। अगर सेक्स की भावना को दबा दिया जाए तो यह किसी कमजोर और नुकसानदेह रूप में फूट पड़ेगी। जैसे नदी अगर बांध दी जाए
तो वह कहीं और से फूट कर बह निकलती है। प्रश्न, अगर सेक्स की भावना को दबाया जाए तो वह कैसे हानि पहुंचाती है? उत्तर, जिस व्यक्ति में आत्म अनुशासन होता है वह सेक्स की भावना को समझता है, उसका सम्मान करता है और उसे रचनात्मक गतिविधियों में बदलना सीख लेता है। प्रश्न, सेक्स की अधिकता से आखिरकार क्या नुकसान होता है? उत्तर, सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह मनुष्य की सबसे बड़ी प्रेरणा शक्ति को कमजोर करता है और उसकी रचनात्मक ऊर्जा को बिना किसी उपयोगी परिणाम के बर्बाद कर देता है। यह वह ऊर्जा समाप्त कर देता है जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। सेक्स प्रकृति की सबसे उपयोगी चिकित्सकीय शक्ति है। यह व्यक्ति की चुंबकीय ऊर्जा को भी कम करता है, जो किसी आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व की पहचान होती है। यह व्यक्ति की आंखों की चमक छीन लेता है और उसके स्वर की मिठास और आत्मीयता को भी प्रभावित करता है। ये उत्साह को खत्म कर देता है, महत्वाकांक्षा को दबा देता है और अंततः व्यक्ति को हर विषय पर भटकाव की आदत की ओर ले जाता है। प्रश्न, क्या आप मेरे प्रश्न का जवाब इस रूप में भी दे सकते हैं कि यदि सेक्स की भावना पर नियंत्रण हो और उसे सकारात्मक दिशा दी जाए तो वह क्या फायदे दे सकती है? उत्तर, नियंत्रित सेक्स वह चुंबकीय शक्ति प्रदान करता है जो लोगों को एक दूसरे की ओर आकर्षित करती है। यह किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यह स्वर में मिठास लाता है, जिससे व्यक्ति अपने स्वर के माध्यम से कोई भी भावना व्यक्त कर सकता है। यह इंसान की इच्छाओं को आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। यह तंत्रिका तंत्र को ऊर्जा से भरपूर बनाए रखता है, जो शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। यह कल्पना शक्ति को तेज करता है और व्यक्ति को उपयोगी विचारों का निर्माण करने में सक्षम बनाता है। यह यौन ऊर्जा शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को तेज और निश्चित बनाती है। यह व्यक्ति को अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति में लगातार प्रयास और धैर्य देती है। यह सभी प्रकार के भय का एक बड़ा इलाज है। यह निराशा से बचाव प्रदान करती है। यह आलस्य और टालमटोल को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह व्यक्ति को किसी भी विरोध या हार के समय शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति देती है। यह स्व सुरक्षा के लिए आवश्यक लड़ाकू गुण प्रदान करती है। संक्षेप में, यह व्यक्ति को हार मानने वाला नहीं बल्कि विजेता बनाती है। प्रश्न, क्या ये सभी लाभ नियंत्रित यौन ऊर्जा के हैं? उत्तर, नहीं, ये केवल कुछ महत्वपूर्ण लाभ हैं। शायद कुछ लोग मानते हैं कि यौन ऊर्जा का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह प्रकृति का तरीका है सभी जीवित प्राणियों की निरंतरता बनाए रखने का। यही बात यह सोचने से रोकती है कि सेक्स अश्लील है। प्रश्न, मैं समझता हूं कि आप कह रहे हैं कि यौन भावना एक गुण है, दोष नहीं? उत्तर, हाँ, जब इसे नियंत्रित किया जाए और सही उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाए तो यह गुण है। यह दोष तब बन जाती है जब इसे अनदेखा किया जाए और काम वासना की ओर ले जाया जाए। प्रश्न, ये सच्चाइयां बच्चों को उनके माता पिता और स्कूल क्यों नहीं सिखाते? उत्तर, इसका कारण है यौन के असली स्वरूप के बारे में अज्ञानता। स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जैसे शरीर की सफाई, आंतों की सफाई जरूरी है, वैसे ही यौन भावना को समझना और उसका सही उपयोग करना भी उतना ही आवश्यक है। ये दोनों विषय सभी सरकारी स्कूलों में और हर उस घर में सिखाए जाने चाहिए जहां बच्चे हों। क्या अधिकांश माता पिता को पहले स्वयं यौन के सही कार्य और उपयोग की जानकारी लेनी होगी ताकि वे अपने बच्चों को बुद्धिमानी से सिखा सकें? हाँ, और यही बात स्कूल के शिक्षकों पर भी लागू होती है। इस विषय सेक्स शिक्षा की सही जानकारी को आप कितनी महत्ता देते हैं? यह मेरी सूची में दूसरे स्थान पर है। मनुष्य के लिए इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बस एक ही चीज है, सटीक विचार, एक्यूरेट थॉट। मनुष्यों के लिए सबसे जरूरी चीजों में केवल एक चीज सेक्स से ऊपर है और वह है सटीक विचार। क्या मैं यह समझूं कि आपके अनुसार यौन भावना की सही समझ और सटीक सोच मानव जाति के लिए दो सबसे जरूरी बातें हैं? हाँ, यही मैं चाहता हूं कि आप समझें। सटीक विचार पहले आता है
क्योंकि वही मनुष्य की हर समस्या का समाधान है, हर प्रार्थना का उत्तर है, समृद्धि और भौतिक उपलब्धियों का स्रोत है। सटीक विचार को नियंत्रित और सही दिशा में उपयोग की गई यौन भावना सहायता करती है, क्योंकि सोचने की ऊर्जा और यौन ऊर्जा एक ही प्रकार की शक्ति होती है। ये वही लोग प्राप्त कर पाते हैं जो आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन की तीव्र इच्छा रखते हैं। उत्तर: जो व्यक्ति इसकी कीमत चुकाने को तैयार हो, वही पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो सकता है, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से। जब तक कोई सटीक सोचने की कला नहीं सीखता, तब तक वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकता। और कोई भी सटीक सोच नहीं सीख सकता जब तक वह यौन भावना को रूपांतरण, ट्रांसम्यूटेशन के माध्यम से नियंत्रित करना नहीं सीखता। क्यों? प्रश्न: यह जानकर बहुत से लोगों को हैरानी होगी कि सोचने की क्षमता और यौन भावना के बीच इतना गहरा संबंध है। अब कृपया तीसरी प्रवृत्ति, तीसरी भूख के बारे में बताइए और बताइए कि उसका आत्म अनुशासन से क्या संबंध है। ए. अव्यवस्थित और बिना सोच विचार के राय व्यक्त करने की आदत सबसे विनाशकारी आदतों में से एक है। इसका विनाश इस बात में छिपा है कि यह आदत लोगों को तथ्य खोजने की बजाय सिर्फ अंदाजा लगाने की प्रवृत्ति में डाल देती है। चाहे वे राय बना रहे हों, विचार कर रहे हों या योजना बना रहे हों। इस आदत से एक टिड्डी जैसा दिमाग, ग्रास हॉपर माइंड, बन जाता है, जो एक बात से दूसरी पर कूदता रहता है लेकिन किसी को पूरा नहीं करता। और जाहिर है, बिना सोच के राय देना भटकाव की आदत में बदल जाता है। और फिर वहां से बस कुछ ही कदमों की दूरी पर व्यक्ति हिप्नोटिक रिदम के नियम में फंस जाता है, जो स्वतः ही सटीक सोच को असंभव बना देता है। बिना संगठित विचार के राय देने की आदत सबसे विनाशकारी आदतों में से एक है। कि बिना सोच के राय देने की और क्या हानियां हैं? ए. जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बोलता है, वह खुद ही पूरी दुनिया को यह बता देता है कि ए. उत्तर: बिना बुलाए बोलना एक पुरानी कहावत को सिद्ध करता है। कोई भी चीज अपनी वास्तविक कीमत से अधिक मूल्यवान नहीं होती। यह बात जितनी भौतिक वस्तुओं पर लागू होती है, उतनी ही बिना आमंत्रण दिए गए विचारों पर भी लागू होती है। क्यों? प्रश्न: तो जो लोग बिना मांगे लिखकर अपनी राय देते हैं, जैसे कि पत्र लिखते हैं, क्या वे भी आत्म अनुशासन की कमी के शिकार होते हैं? ए. उत्तर: दुनिया के सबसे परेशान करने वाले लोगों में से एक वह होता है जो बिना मांगे प्रसिद्ध लोगों को पत्र लिखता है। सरकारी पदों पर बैठे लोग, फिल्म सितारे, सफल व्यापारी, बेस्ट सेलर किताबें लिखने वाले लेखक, या जिनके नाम बार बार अखबारों में आते हैं। ऐसे लोग लगातार घिरे रहते हैं उन पत्रों से जिनमें लोग हर विषय पर अपनी राय दे डालते हैं। क्यों? लेकिन क्या बिना बुलाए पत्र लिखना अभिव्यक्ति का एक हानि रहित तरीका नहीं है? इस आदत से क्या नुकसान होता है? नोट: जब नेपोलियन हिल ने यह पांडुलिपि लिखी थी, उस समय पत्र लेखन ही मुख्य माध्यम था। आज के ब्लॉगिंग और सोशल मीडिया के संदर्भ में इन विचारों को समझें। आदतें संक्रामक होती हैं। हर आदत अपने जैसे और कई रिश्तेदारों को आकर्षित करती है। कोई भी व्यर्थ काम करने की आदत धीरे धीरे अन्य बेकार आदतों को जन्म देती है, विशेष रूप से भटकने, ड्रिफ्टिंग की आदत को। लेकिन बिना बुलाए राय व्यक्त करने की आदत के सिर्फ यही खतरे नहीं हैं। यह आदत दुश्मन भी पैदा करती है और उन्हें ऐसे खतरनाक हथियार देती है जिनसे वे उस व्यक्ति को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं जो यह आदत अपनाता है। चोर, ठग और धोखेबाज ऐसे लोगों के नाम और पते के लिए बड़ी कीमत चुकाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसे लोग किसी भी स्कीम में आसानी से फंस जाते हैं और अपनी कमाई गंवा बैठते हैं। वे ऐसे लोगों को पागल कहते हैं। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि बिना मांगे राय देने वाले लोग कितने मूर्ख लगते हैं, तो किसी भी अखबार का नट कॉलम, वो कॉलम जिसमें पाठकों की राय छपती है, पढ़िए। वहां आपको खुद ही दिखेगा कि ऐसे लोग कैसे दूसरों को नाराज करते हैं और विरोध को आमंत्रित करते हैं। प्रश्न: मुझे अंदाजा नहीं था महाराज कि बिना मांगे राय देने से
लोग इतनी बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। लेकिन अब जब आपने यह बात बताई है, तो मुझे याद आया कि मैंने एक प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक को एक आलोचनात्मक पत्र लिखा था, और इसी वजह से मैं उस पत्रिका के एक बढ़िया पद से वंचित रह गया, जिसमें अच्छी तनख्वाह भी मिलती। उत्तर: यह एक सटीक उदाहरण है। आत्म अनुशासन की शुरुआत वहीं से करनी चाहिए जहां आप खड़े हैं। इसकी शुरुआत इस सच्चाई को स्वीकार करने से होती है कि पूरे ब्रह्मांड में अच्छाई या बुराई जैसी कोई व्यक्तिगत शक्ति नहीं है, बस प्राकृतिक नियमों की शक्ति है। किसी भी व्यक्ति या सत्ता के पास किसी अन्य इंसान को प्रभावित करने की ताकत नहीं है, सिवाय प्रकृति और स्वयं मनुष्य के। आज तक कोई ऐसा इंसान न हुआ है, न है और न ही होगा जिसे यह अधिकार प्राप्त हो कि वह इकलौती भरोसेमंद शक्ति जो किसी भी इंसान के पास है, वह है उसके अपने विचारों की शक्ति। इसी शक्ति पर वह नियंत्रण रख सकता है और इसी पर वह निर्भर रह सकता है। आप दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह जरूर नियंत्रित कर सकते हैं कि आप दूसरों और उनकी हरकतों पर कैसी प्रतिक्रिया दें। ये बात कहने में आसान है, पर असल में इसे करना मुश्किल होता है। हम अक्सर दूसरों को बदलना चाहते हैं, जबकि असलियत यह है कि हम केवल खुद को और अपनी प्रतिक्रिया को ही बदल सकते हैं। प्रश्न: आपकी सारी बातें तार्किक लगती हैं, लेकिन ऐसे गहरे और सच्चे विचार जानने के लिए मुझे शैतान के पास क्यों आना पड़ा? आइए वापस उन 7 सिद्धांतों पर लौटते हैं। आप पहले ही इतना कुछ बता चुके हैं कि यह साफ हो चुका है कि हिप्नोटिक रिदम, आवृत्तियों की सम्मोहन शक्ति को तोड़ने का रहस्य इन्हीं 7 सिद्धांतों में छिपा है। आप यह भी बता चुके हैं कि इन 7 में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। अब कृपया आगे बताइए, वे 5 अन्य सिद्धांत कौन से हैं जिनका आपने अभी तक जिक्र नहीं किया? और यह भी बताइए कि वे आत्म अनुशासन प्राप्त करने में कैसे मदद करते हैं। उत्तर: पहले, मैं अब तक जो स्वीकार कर चुका हूं उसका संक्षेप में सार बताना चाहता हूं। मैंने साफ साफ बताया है कि इंसानों पर हावी होने के लिए मेरे 2 सबसे प्रभावी तरीके हैं: भटकाव की आदत, ड्रिफ्टिंग। 2, हिप्नोटिक रिदम का नियम, लॉ ऑफ हिप्नोटिक रिदम। मैंने यह भी बताया है कि भटकाव कोई प्राकृतिक नियम नहीं है, बल्कि यह एक इंसान की बनाई हुई आदत है, और यह आदत अंततः इंसान को हिप्नोटिक रिदम के अधीन कर देती है। ये 7 सिद्धांत ही वे माध्यम हैं जिनके जरिए इंसान हिप्नोटिक रिदम की पकड़ को तोड़ सकता है और दोबारा अपनी सोच और जीवन पर अधिकार पा सकता है, अपने ही मन की शक्ति के जरिए। आप अब देख सकते हैं कि ये 7 सिद्धांत वही 7 कदम हैं जो हिप्नोटिक रिदम के शिकार लोगों को उनके खुद बनाए हुए मानसिक जेलों से बाहर निकालते हैं। प्रश्न: तो क्या ये 7 सिद्धांत वही मास्टर कुंजी हैं जो आत्मिक, मानसिक और आर्थिक आत्मनिर्णय का द्वार खोलती हैं? क्या यह सच है? उत्तर: हाँ, यह बात सच को कहने का एक और तरीका है। The only dependable power available to any human being, the power of their own thoughts, the only power they can control and may rely upon. You may not be able to control other people, but you can control how you react to them and their actions. This is an easy thing to say, but much more difficult to do. We tend to want to change other people when we can truly only change ourselves and how we react to others. 24वां अध्याय: सीखना दुखदाई। प्रश्न: क्या असफलता कभी इंसान के लिए लाभदायक हो सकती है? उत्तर: हाँ, बिल्कुल। विपरीत परिस्थितियों से सीखना 7 सिद्धांतों में से तीसरा सिद्धांत है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हर कठिनाई अपने साथ एक बराबर लाभ का बीज भी लेकर आती है, और इससे भी कम लोग यह जानते हैं कि अस्थायी हार, टेम्पररी डिफीट, और असफलता, फेलियर, में क्या अंतर है। अगर यह बात सबको पता होती तो इंसानों पर नियंत्रण रखने वाले मेरे सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक निष्क्रिय हो जाता। प्रश्न: लेकिन आपने तो कहा था कि असफलता आपके सबसे बड़े साथियों में से एक है। आपकी बातों से यह समझ में आया कि जब लोग असफल होते हैं तो वे अपनी महत्वाकांक्षा खो बैठते हैं, कोशिश करना छोड़ देते हैं, और फिर आप बिना किसी विरोध के उन्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं।
उत्तर: बिल्कुल सही समझा आपने। मैं तभी उन्हें पकड़ लेता हूँ जब वे कोशिश करना बंद कर देते हैं। अगर उन्हें यह अंतर पता होता कि अस्थायी हार और असली असफलता में फर्क होता है, तो वे जीवन की कठिनाइयों से हार नहीं मानते। अगर उन्हें यह पता होता कि हर हार और असफलता के भीतर अवसर का एक छिपा बीज होता है, तो वे लड़ते रहते और अंततः जीत जाते। अक्सर सफलता ठीक उसी बिंदु के एक कदम बाद होती है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। प्रश्न: क्या यही सब कुछ है जो हम कठिनाई, हार और असफलता से सीख सकते हैं? उत्तर: नहीं, यह तो बस शुरुआत है। मुझे यह बात स्वीकार करना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सच यह है कि असफलता अक्सर एक वरदान के रूप में छिपी होती है, क्योंकि यह हिप्नोटिक रिदम की पकड़ को तोड़ देती है और मन को एक नई शुरुआत का मौका देती है। प्रश्न: अब हम असली बात की गहराई में पहुंच रहे हैं। तो आपने अंततः यह स्वीकार कर ही लिया कि प्रकृति के हिप्नोटिक रिदम के नियम को भी प्रकृति खुद ही कई बार रद्द कर सकती है। क्या यह सही है? प्रश्न: पिछली चर्चा के संदर्भ में, तो क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति खुद अपने किसी नियम को उल्टा नहीं करती? उत्तर: नहीं, यह बात सही ढंग से नहीं कही गई है। प्रकृति कभी भी अपने किसी प्राकृतिक नियम को उल्टा नहीं करती। हिप्नोटिक रिदम के जरिए प्रकृति किसी इंसान की सोचने की स्वतंत्रता को नहीं छीनती, बल्कि इंसान खुद ही इस नियम का गलत उपयोग करके अपनी आजादी खो देता है। अगर कोई आदमी पेड़ से कूदे और जमीन से टकराकर मर जाए, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि प्रकृति ने उसकी हत्या कर दी, है ना? आप कहेंगे कि उस आदमी ने गुरुत्वाकर्षण के नियम से ठीक से संबंध नहीं रखा, इसीलिए उसे उसकी सजा मिली। प्रश्न: अब बात मेरी समझ में आ रही है। हिप्नोटिक रिदम का नियम दोनों तरह से असर डाल सकता है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। यह नियम एक इंसान को सोचने की आजादी खो देने के कारण गुलामी की ओर घसीट सकता है, या फिर यही नियम सोच की आजादी का सही उपयोग करने वाले को महान उपलब्धियों की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति इस नियम के साथ कैसा रिश्ता रखता है। क्या यही बात आप कहना चाह रहे हैं? उत्तर: अब आपने बात बिल्कुल सही समझी है। प्रश्न: लेकिन असफलता का क्या? कोई भी इंसान जानबूझकर असफल नहीं होना चाहता। कोई भी अपनी हार को आमंत्रित नहीं करता। ये तो वे परिस्थितियां होती हैं जिन पर व्यक्ति का अक्सर कोई नियंत्रण नहीं होता। तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि प्रकृति इंसान की सोच की स्वतंत्रता नहीं छीनती, जबकि असफलता व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास को नष्ट कर देती है, जो नई शुरुआत के लिए आवश्यक होते हैं? उत्तर: असफलता एक इंसान द्वारा बनाई गई स्थिति है। यह तब तक असली नहीं होती जब तक इंसान खुद उसे स्थायी रूप में स्वीकार नहीं कर लेता। दूसरे शब्दों में कहें तो असफलता एक मानसिक स्थिति है। इसलिए यह वह चीज है जिस पर कोई भी व्यक्ति तब तक नियंत्रण रख सकता है जब तक वह अपने इस विशेषाधिकार का उपयोग करना बंद न कर दे। प्रकृति लोगों को असफल नहीं करती, लेकिन प्रकृति हिप्नोटिक रिद्म के नियम को सभी दिमागों पर लागू करती है और इस नियम के जरिए उन विचारों को स्थायित्व देती है जो दिमाग में सबसे ज्यादा हावी रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर कोई व्यक्ति किसी स्थिति को स्थायी असफलता के रूप में स्वीकार कर लेता है, तो असफलता के विचार हिप्नोटिक रिद्म के नियम द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और फिर स्थायी बना दिए जाते हैं। यही नियम उतनी ही आसानी से सफलता के विचारों को भी पकड़कर स्थायी बना देता है। असफलता एक मानसिक स्थिति है, इसीलिए यह वह चीज है जिसे कोई भी व्यक्ति नियंत्रित कर सकता है जब तक वह इस विशेषाधिकार का उपयोग करना न छोड़ दे। क्या यह सच हो सकता है? क्या नेपोलियन हिल ने आपको यह यकीन दिला दिया है कि असफलता एक इंसान द्वारा बनाई गई परिस्थिति है? मुझे लगता है कि उन्होंने एक मजबूत तर्क प्रस्तुत किया है। अगर मैं अपनी जिंदगी को ध्यान से देखूं, अपने व्यापार में सफलताओं और असफलताओं को, अपनी गलतियों और ठोकरों को, तो क्या मैं किसी और को जिम्मेदार ठहरा सकता हूं सिवाय अपने आप के? क्या आपकी जिंदगी का निजी मूल्यांकन इससे अलग निष्कर्ष देगा? हिल ने मुझे असफलता के मूल्य को एक नए नजरिए से देखने में मदद की है। प्रश्न:
तो फिर जब हिप्नोटिक रिदम का नियम किसी के मन पर हावी हो चुका होता है, तो उस स्थिति में असफलता व्यक्ति को इस पकड़ से बाहर निकलने में क्या भूमिका निभाती है? उत्तर: असफलता एक ऐसा मोड़ लाती है जहां इंसान को अपने डर को मिटाने और एक नए रास्ते से नई शुरुआत करने का विशेषाधिकार मिल जाता है। असफलता यह निश्चित रूप से साबित करती है कि या तो आपके लक्ष्य में कोई गड़बड़ है या उन योजनाओं में कोई कमी है जिनके जरिए आप अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हैं। असफलता उस आदत मार्ग का अंतिम पड़ाव होती है जिस पर आप चल रहे थे। जिस रास्ते पर व्यक्ति चल रहा होता है, असफलता उस रास्ते का अंतिम पड़ाव होती है। जब इंसान उस पड़ाव पर पहुंचता है, तो वह मजबूर होता है कि वह पुराना रास्ता छोड़कर एक नया रास्ता अपनाए। इस तरह से एक नई आदत या नई लय, रिद्म की शुरुआत होती है। लेकिन असफलता सिर्फ यही नहीं करती, ये व्यक्ति को स्वयं की परीक्षा लेने का अवसर देती है, जिसमें वह ये जान सकता है कि उसमें कितनी इच्छा शक्ति, विल पावर है। असफलता लोगों को कई ऐसे सच सिखाती है जिन्हें वे बिना असफल हुए कभी नहीं जान पाते। सफलता अक्सर किसी व्यक्ति को स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत समझने तक पहुंचा देती है, जो कि बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना आत्म अनुशासन के कोई भी इंसान हिप्नोटिक रिदम का शिकार बनने के बाद वापसी नहीं कर सकता। अगर आप किसी भी क्षेत्र में महान सफलता प्राप्त करने वाले लोगों के जीवन का अध्ययन करें, तो आपको यह फायदा मिलेगा कि उनकी सफलता अक्सर उनकी असफलताओं के अनुभव के अनुपात में ही होती है। असफलता ऐसा मोड़ लाती है जहां व्यक्ति को अपने डर को दूर करने और नई दिशा में शुरुआत करने का विशेष अधिकार मिलता है। प्रश्न: क्या सफलता के फायदों के बारे में बस इतना ही कहने को है? उत्तर: नहीं, मैंने तो अभी शुरुआत ही की है। अगर आप विपरीत परिस्थितियां, असफलता, हार और उन सभी अनुभवों के असली महत्व को समझना चाहते हैं जो किसी इंसान की आदतों को तोड़ते हैं और उसे नई आदतें बनाने पर मजबूर करते हैं, तो प्रकृति के काम को ध्यान से देखिए। प्रकृति बीमारी का उपयोग शरीर की भौतिक लय, रिदम को तोड़ने के लिए करती है। जब शरीर की कोशिकाएं और अंग एक दूसरे से सही ढंग से जुड़ नहीं पाते, प्रकृति आर्थिक मंदी का उपयोग सामूहिक विचारों की लय को तोड़ने के लिए करती है। जब बड़ी संख्या में लोग व्यवसाय, समाज या राजनीति में गलत ढंग से जुड़ जाते हैं, और ठीक वैसे ही प्रकृति असफलता का उपयोग करती है ताकि वह मानसिक लय को तोड़ सके। जब कोई व्यक्ति अपने मन में खुद से सही ढंग से जुड़ा नहीं होता, तो प्रकृति नकारात्मक सोच की लय को तोड़ने के लिए असफलता का उपयोग करती है। ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि प्रकृति में हर जगह एक प्राकृतिक नियम काम करता है, जो सभी पदार्थों, ऊर्जा और विचारों को निरंतर बदलता रहता है। इस ब्रह्मांड में एकमात्र स्थायी चीज है परिवर्तन। यह शाश्वत और अनिवार्य परिवर्तन ऐसा है जिसके जरिए प्रत्येक पदार्थ का कण और ऊर्जा की प्रत्येक इकाई दूसरे सभी पदार्थों और ऊर्जा की इकाइयों के साथ सही ढंग से जुड़ने का मौका पाती है। ठीक वैसे ही हर इंसान के पास यह अवसर और अधिकार होता है कि वह अपने आप को सभी अन्य इंसानों से सही तरीके से जोड़ सके, चाहे उसने कितनी भी गलतियां की हों या कितनी भी बार और किसी भी तरह हार का सामना किया हो। जब किसी देश में व्यापक असफलता आती है, जैसे 1929 की विश्व आर्थिक मंदी, तो यह स्थिति प्रकृति की उस योजना के साथ पूरी तरह मेल खाती है, जो इंसान की आदतों को तोड़कर नए अवसर प्रदान करती है। इस किताब को अभी प्रकाशित करने की सुंदरता यह है कि इस समय की आर्थिक उथल-पुथल में भी प्रकृति फिर से इंसान की आदतों को तोड़ रही है और नए अवसर प्रस्तुत कर रही है। प्रश्न: की बातें मुझे आकर्षित कर रही हैं? क्या मुझे यह समझना चाहिए कि हिप्नोटिक रिदम का लोगों के आपस में संबंध बनाने से कोई ताल्लुक है? उत्तर: वह अमूर्त, समझ में मुश्किल आने वाली चीज जिसे हम चरित्र, कैरेक्टर कहते हैं, असल में हिप्नोटिक रिदम के नियम की ही एक अभिव्यक्ति है। इसीलिए जब हम किसी के चरित्र की बात करते हैं, तो सही होगा कहना कि उसके सोचने की आदतें किसी सकारात्मक या तो इंसान की सकारात्मक या नकारात्मक सोच बन जाती है। यह सब हिप्नोटिक रिदम द्वारा उसकी विचारों और कर्मों के जुड़ने से होता है।
कोई इंसान अच्छा या बुरा इसलिए होता है क्योंकि उसके विचार और कर्म हिप्नोटिक रिदम के जरिए एक साथ जुड़ गए होते हैं। कोई इंसान गरीबी में जकड़ा होता है या समृद्धि से भरपूर होता है, इसका कारण ये होता है कि उसके उद्देश्य, योजनाएं और इच्छाएं या उनकी अनुपस्थिति हिप्नोटिक रिदम द्वारा स्थायी और वास्तविक बना दिए गए होते हैं। प्रश्न: क्या हिप्नोटिक रिदम और मानवीय संबंधों के बीच संबंध की बात यहीं तक सीमित है? उत्तर: नहीं, मैंने तो अभी शुरुआत ही की है। ध्यान रखिए, जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं सभी मानवीय संबंधों पर हिप्नोटिक रिदम के प्रभाव की बात कर रहा हूं। जो लोग व्यापार में सफल होते हैं वो पूरी तरह इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे अपने साथियों और व्यापार के बाहर दूसरों के साथ कैसा संबंध बनाते हैं। जो पेशेवर जैसे डॉक्टर, वकील लोग सफल होते हैं वो भी मुख्यतः इसीलिए सफल होते हैं क्योंकि वे अपने ग्राहकों या मरीजों से कैसा संबंध बनाते हैं। एक वकील के लिए लोगों को जानना और प्रकृति के नियमों को जानना कानून जानने से भी ज्यादा जरूरी है, और एक डॉक्टर शुरू होने से पहले ही असफल हो जाता है अगर वह अपने मरीजों के साथ ऐसा संबंध नहीं बना पाता कि वे उस पर भरोसा कर सकें। शादी का सफल या असफल होना भी पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि पति पत्नी एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। एक सफल विवाह की शुरुआत होती है एक सही उद्देश्य से। ज्यादातर विवाह सुखद नहीं होते क्योंकि पति पत्नी न तो हिप्नोटिक रिदम के नियम को समझते हैं और न ही इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब वे एक दूसरे से बात करते हैं, जो भी शब्द वे बोलते हैं, जो भी कर्म वे करते हैं और जिन भावनाओं से वे प्रेरित होते हैं, ये सभी बातें हिप्नोटिक रिदम द्वारा पकड़ी जाती हैं और एक ऐसा जाल बुन देती हैं जो या तो उन्हें विवाद और दुख में जकड़ देता है या फिर उन्हें स्वतंत्रता के पंख दे देता है, जिससे वे हर तरह की असुखद परिस्थितियों से ऊपर उठ जाते हैं। हर नया परिचय जो दो लोगों के बीच बनता है वह या तो धीरे धीरे मित्रता और फिर आध्यात्मिक सामंजस्य, जिसे कभी कभी प्रेम भी कहा जाता है, में बदल जाता है, या फिर उसमें शक और अविश्वास का बीज बो दिया जाता है जो धीरे धीरे बढ़कर स्पष्ट विद्रोह में बदल जाता है। यह सब इस पर निर्भर करता है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। हिप्नोटिक रिदम उन दोनों व्यक्तियों के बीच मौजूद प्रमुख उद्देश्य, भावना, सोच और प्रेरणाओं को पकड़ लेता है और उन्हें या तो आस्था, फेथ या डर, फियर, प्रेम, लव या घृणा, हेट्रेड में बदल देता है। समय के साथ जब यह सोच और भावनाएं स्थायी रूप ले लेती हैं तो यह हिप्नोटिक रिदम उन दोनों के मनों में उन्हें ठोस रूप में थोप देता है और ये उन दोनों के व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। बहुत से ही पही मौन प्रक्रिया है जिससे प्रकृति हर मानवीय संबंध की प्रमुख विशेषताओं को स्थायी बना देती है। हर संबंध में यदि बुरी नीयत और बुरे कर्म हों तो वे भी आपस में मिलकर एक ठोस रूप ले लेते हैं और धीरे धीरे उस सबसे महत्वपूर्ण गुण में बदल जाते हैं जिसे हम चरित्र, कैरेक्टर कहते हैं। उसी तरह अगर सकारात्मक नियत और अच्छे कर्म हों तो वे भी व्यक्ति पर थोप दिए जाते हैं और उसका हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि केवल कर्म नहीं बल्कि विचार भी हर मानवीय संबंध की प्रकृति तय करते हैं। प्रश्न: आप मुझे बहुत गहरे विचारों में ले जा रहे हैं। आइए तट के पास ही रहें जहां मैं आपकी बातों को सुरक्षित रूप से समझ सकूं। अब मुझे बताइए कि ये मानवीय संबंधों की बातें आज की इस समस्याओं से भरी दुनिया में व्यवहार में कैसे काम करती हैं? उत्तर: यह एक अच्छा विचार है, लेकिन उससे पहले मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप उन सिद्धांतों को पूरी तरह समझ गए हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ताकि मैं आगे बता सकूं कि इन्हें जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिप्नोटिक रिदम का नियम एक ऐसा नियम है जिसे कोई भी इंसान न तो नियंत्रित कर सकता है, न प्रभावित कर सकता है और न बदल सकता है। कोई भी व्यक्ति इस हिप्नोटिक रिदम के नियम से बच नहीं सकता, लेकिन हर कोई इस नियम के साथ ऐसा तालमेल बना सकता है कि वह इस अटल नियम से लाभ उठा सके। इस नियम के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने का मतलब है व्यक्ति को अपनी आदतों को बदलना होगा ताकि वे आदतें उस स्थिति और उन चीजों का प्रतिनिधित्व करें जो वह वास्तव में चाहता है और जिन्हें
वह स्वीकार करने के लिए तैयार है। कोई भी इस हिप्नोटिक रिदम के नियम को नहीं बदल सकता, जैसे कोई गुरुत्वाकर्षण के नियम को नहीं बदल सकता, लेकिन हर कोई खुद को बदल सकता है। क्या आपने कभी किसी और को बदलने की कोशिश की है और तब केवल हताशा ही हाथ लगी, क्योंकि आपको यह एहसास हुआ कि आप किसी और के नियंत्रण में नहीं हैं, बल्कि सिर्फ खुद के? हिप्नोटिक रिदम का नियम सिर्फ उन तत्वों को ठोस और स्थायी बनाता है जो किसी मानव संबंध को गठन करते हैं, लेकिन वह इन तत्वों को खुद नहीं बनाता। अब हम मानव संबंधों पर आगे चर्चा करें। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक चीज को स्पष्ट रूप से समझ लें। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, क्या है? अवचेतन मन शब्द एक कल्पनात्मक शारीरिक अंग का प्रतिनिधित्व करता है जिसका कोई वास्तविक भौतिक अस्तित्व नहीं है। मन वास्तव में एक सार्वभौमिक ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी है, जिसे कुछ लोग अनंत बुद्धि, इन्फिनिट इंटेलिजेंस भी कहते हैं। मानव मस्तिष्क एक जटिल शारीरिक तंत्र है जिसके जरिए व्यक्ति सार्वभौमिक ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी को प्राप्त करता है, अपनाता है और उसे सोच के स्पष्ट रूपों में व्यवस्थित करता है। ये विचार रूप उन प्रभावों, स्टिमुलाई की प्रतिकृतियां होते हैं जो मस्तिष्क तक 5 ज्ञात इंद्रियों और एक छठी इंद्रिय के माध्यम से पहुंचते हैं। छठी इंद्रिय बहुत प्रसिद्ध नहीं है। जब कोई प्रभाव मस्तिष्क में पहुंचता है और एक निर्धारित विचार का रूप ले लेता है, तो उसे मस्तिष्क की एक विशेष स्मृति कोशिका समूह, मेमोरी ग्रुप में संग्रहित कर लिया जाता है। समान प्रकृति के सभी विचार एक साथ संग्रहित किए जाते हैं ताकि जब एक विचार उभरे तो उससे जुड़े दूसरे विचारों तक पहुंचना आसान हो जाए। यह पूरी प्रणाली बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी आधुनिक दफ्तर की फाइलिंग कैबिनेट, और इसका संचालन भी वैसा ही होता है। जिन विचारों में सबसे अधिक भावनात्मक ऊर्जा होती है, वे मस्तिष्क के सबसे प्रभावशाली विचार बन जाते हैं, क्योंकि वे हमेशा सतह के पास होते हैं, जैसे फाइलिंग सिस्टम में ऊपर की फाइल। जब कोई व्यक्ति आत्मनियंत्रण नहीं करता, तो यही विचार स्वतः सक्रिय हो जाते हैं और व्यक्ति को ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जो उसने सोच समझकर नहीं किए होते। ये भावनात्मक विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे अक्सर व्यक्ति को जोश में आकर कुछ करने को मजबूर कर देते हैं, जिससे तर्क और विवेक की शक्ति पीछे रह जाती है। ऐसे अवसरों पर मानव संबंधों में सामंजस्य टूट जाता है। छठी इंद्रिय के जरिए एक व्यक्ति का मस्तिष्क दूसरे लोगों के मस्तिष्कों की फाइलिंग कैबिनेट से संपर्क कर सकता है और वहां मौजूद विचारों की छवियों को देख सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी और के मस्तिष्क की फाइलिंग कैबिनेट का निरीक्षण करता है, तो इसे आमतौर पर सामंजस्य, हार्मनी कहा जाता है। लेकिन आप इसे तब बेहतर समझ सकते हैं जब मैं कहूं कि जो मस्तिष्क समान सोच तरंगों, थॉट वाइब्रेशंस के साथ जुड़े होते हैं, वे एक दूसरे के विचारों की फाइलों तक आसानी से पहुंच सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के अलावा यही छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस, वह माध्यम है जिससे हम दूसरों के मस्तिष्क की संगठित सोच को ग्रहण करते हैं। इसी माध्यम से हम उस सर्वव्यापक भंडार, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो ब्रह्मांडीय ज्ञान का स्रोत है। छठी इंद्रिय के जरिए मस्तिष्क तक पहुंचने वाली सारी जानकारी ऐसे स्रोतों से आती है जिन्हें आसानी से पहचाना या ट्रेस नहीं किया जा सकता। इसलिए आमतौर पर इस जानकारी को अवचेतन मन, सबकॉन्शियस फर्स्ट माइंड से आया हुआ माना जाता है। छठी इंद्रिय वही अंग है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति वह सारी जानकारी प्राप्त करता है जो पांचों इंद्रियों से नहीं आती, यानी हर वह ज्ञान, विचार और प्रेरणा जो अलौकिक या गहराई से जुड़ी होती है। अब जब आप समझ चुके हैं कि मन कैसे काम करता है, तो आप यह भी आसानी से समझ पाएंगे कि लोग गलत मानवीय संबंधों के कारण क्यों दुख भोगते हैं, और यह भी समझ पाएंगे कि कैसे सही मानव संबंध जीवन में संपत्ति के सर्वोत्तम रूप, चाहे वह भौतिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक, को ला सकते हैं।
आप यह भी समझेंगे कि सच्चा सुख केवल तभी संभव है जब हम मानवीय संबंधों के सही सिद्धांतों को समझें और अपनाएं। आप यह भी जान लेंगे कि कोई भी व्यक्ति अकेला पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्णता तब आती है जब दो या दो से अधिक मस्तिष्क उद्देश्य और कार्यों में सामंजस्य से जुड़ते हैं। और आप यह भी समझ पाएंगे कि क्यों हर मनुष्य को अपने भाई का रक्षक न केवल सिद्धांत में बल्कि व्यवहार में भी स्वेच्छा से बनना चाहिए। प्रश्न: जो आप कह रहे हैं वह सही हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप मुझे बहुत गहरे विचारों में ले गए हैं। चलिए फिर वापस किनारे के करीब चलते हैं, जहां मैं परिचित पानी में आराम से चल सकूं। जब हम तैरना अच्छी तरह सीख जाएं, तब हम फिर गहरे पानी में जाएंगे। हम शुरुआत में यह चर्चा कर रहे थे कि विपत्ति से कैसे लाभ उठाया जाए, लेकिन लगता है हम थोड़ा विषय से भटक गए हैं। उत्तर: हम भले ही भटक गए हों, लेकिन गुमराह नहीं हुए। शैतान कभी गुमराह नहीं होता। यह मोड़ इसलिए जरूरी था ताकि आप इस पूरे संवाद के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को समझने के लिए तैयार हो जाएं। अब हम वापस विपत्ति के विषय पर आते हैं, क्योंकि अधिकांश विपत्तियां गलत रिश्तों से पैदा होती हैं। इसीलिए यह जानना महत्वपूर्ण लगता है कि लोग सही तरीके से कैसे जुड़ सकते हैं। स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि लोगों के बीच सही रिश्ता क्या होता है। इसका जवाब है कि सही रिश्ता वह होता है जो उससे जुड़े या प्रभावित सभी लोगों के लिए किसी न किसी रूप में लाभ लेकर आता हो। सही रिश्ता वह होता है जो उससे जुड़े या प्रभावित सभी लोगों के लिए किसी न किसी रूप में लाभ लेकर आता हो। थोड़ा समय निकालकर अपने रिश्तों का आकलन कीजिए, घर में, काम पर और मनोरंजन के दौरान। उन रिश्तों की सूची बनाइए जिन्हें सुधार की जरूरत लगती है, और उन्हें याद रखें जब आप आगे बढ़ेंगे। प्रश्न: तो गलत रिश्ता क्या होता है? उत्तर: किसी भी प्रकार का ऐसा रिश्ता जो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए या किसी भी व्यक्ति के जीवन में दुख या नाखुशी लेकर आए, वह गलत रिश्ता होता है। प्रश्न: गलत रिश्तों को कैसे सुधारा जा सकता है? उत्तर: या तो उस व्यक्ति के सोच को बदलकर जो गलत रिश्ता पैदा कर रहा है, या फिर उन लोगों को बदलकर जो उस रिश्ते में जुड़े हैं। कुछ दिमाग स्वाभाविक रूप से मेल खाते हैं, जबकि कुछ स्वाभाविक रूप से टकराते हैं। सफल और टिकाऊ रिश्ते ऐसे दिमागों से बनते हैं जो स्वाभाविक रूप से मेल खाते हैं, चाहे उनकी रुचियां अलग अलग ही क्यों न हो। जब आप व्यापार के सफल नेताओं की बात करते हैं जो लोगों को चुनना जानते हैं, तो सही कहेंगे कि वे सफल होते हैं क्योंकि वे उन लोगों को पहचानते हैं जिनके दिमाग स्वाभाविक रूप से मेल खाते हैं। किसी भी निश्चित उद्देश्य के लिए लोगों को सफलतापूर्वक चुनने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि वे उन लोगों के प्रकार को पहचान सकें जिनके दिमाग स्वाभाविक रूप से मेल खाते हैं। हिल के मास्टरमाइंड की परिभाषा याद रखिए: दो या दो से अधिक दिमागों का सामंजस्यपूर्ण समन्वय जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर काम करता है। प्रश्न: अगर आप विपत्ति पर ध्यान केंद्रित करें तो बताइए, विपत्ति से मिलने वाले कुछ फायदे क्या हो सकते हैं? उत्तर: विपत्ति लोगों के अहंकार और आत्ममुग्धता को दूर करती है। यह स्वार्थ को कम करती है, क्योंकि यह साबित करती है कि कोई भी बिना दूसरों के सहयोग के सफल नहीं हो सकता। विपत्ति अड़चैन व्यक्ति को उसकी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ताकत की परीक्षा लेने पर मजबूर करती है। इससे वह अपनी कमजोरियों का सामना करता है और उन्हें दूर करने का मौका मिलता है। विपत्ति व्यक्ति को ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से किसी निश्चित लक्ष्य को पाने के उपाय खोजने पर मजबूर करती है। यह अक्सर छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस की खोज और उपयोग की ओर ले जाती है, जिसके जरिए कोई व्यक्ति अनंत बुद्धिमत्ता, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से संपर्क कर सकता है। विपत्ति व्यक्ति को यह स्वीकार करने पर मजबूर करती है कि कुछ बुद्धिमत्ता केवल उसके अपने दिमाग के बाहर के स्रोतों से ही मिल सकती है। विपत्ति पुराने सोचने के तरीकों को तोड़ देती है और नए आदतें बनाने का मौका देती है। इसीलिए यह हिप्नोटिक रिदम मनोवैज्ञानिक आदतों की लय की पकड़ को तोड़ सकती है और इसके प्रभाव को नकारात्मक से सकारात्मक दिशा में बदल सकती है। प्रश्न: विपत्ति से मिलने वाला सबसे बड़ा लाभ क्या है? उत्तर:
विपत्ति का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये अक्सर व्यक्ति को अपने सोचने की आदतों को बदलने पर मजबूर करती है, जिससे हिप्नोटिक रिदम की शक्ति टूटती है और सही दिशा में मुड़ जाती है। प्रश्न। दूसरे शब्दों में कहें तो, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य को पाने के लिए ज्ञान प्राप्त करता है या अच्छी आदतें बनाता है, तो असफलता एक आशीर्वाद होती है। क्या यह सही है? उत्तर। हाँ, और इससे भी अधिक। असफलता तब आशीर्वाद होती है जब यह व्यक्ति को भौतिक शक्तियों पर कम और आध्यात्मिक शक्तियों पर अधिक निर्भर रहने को मजबूर करती है। कई लोग अपनी अन्य आत्मा या वे शक्तियां जो सोच की ताकत के माध्यम से काम करती हैं, तब खोजते हैं जब कोई बड़ी आपदा उनके शारीरिक शरीर के पूर्ण और स्वतंत्र उपयोग को छीन लेती है। जब कोई व्यक्ति अपने हाथ और पैर का उपयोग नहीं कर पाता, तो वह आमतौर पर अपने दिमाग का अधिक उपयोग करना शुरू कर देता है। इस प्रकार, जब कोई व्यक्ति अपने हाथों और पैरों का उपयोग नहीं कर सकता, तो वह आमतौर पर अपने मस्तिष्क की शक्ति की खोज की दिशा में बढ़ता है। डेविल यहाँ अन्य आत्मा, अदर सेल्फ का जिक्र करता है, ये दर्शाने के लिए कि हम अपनी सोचने की शक्ति और इस दूसरी आत्मा का उपयोग करके अपनी सच्ची शक्ति और जीवन का मुख्य उद्देश्य कैसे खोज सकते हैं। प्रश्न। भौतिक वस्तुओं जैसे धन के खोने से क्या लाभ हो सकते हैं? उत्तर। भौतिक वस्तुओं के नुकसान से कई जरूरी सबक मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सबक यह है कि इंसान का किसी भी चीज पर स्थायी नियंत्रण नहीं होता, सिवाय उसकी अपनी सोचने की शक्ति के। प्रश्न। क्या यह विपत्ति से मिलने वाला सबसे बड़ा लाभ नहीं है? उत्तर। नहीं, किसी भी परिस्थिति से मिलने वाला सबसे बड़ा संभावित लाभ जो व्यक्ति को एक नई शुरुआत करने का मौका देता है, वह यह है कि यह उसे हिप्नोटिक रिदम, मनोवैज्ञानिक आदतों की धारा की पकड़ को तोड़ने और नई सोच की आदतें विकसित करने का अवसर देता है। नई आदतें ही उन लोगों के लिए एकमात्र रास्ता है जो असफलता से उबरना चाहते हैं। ज्यादातर लोग जो नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच की ओर बढ़ते हैं, वे ऐसा किसी न किसी प्रकार की विपत्ति के कारण ही कर पाते हैं, जो उन्हें अपनी सोच की आदतें बदलने पर मजबूर करती है। प्रश्न। क्या विपत्ति किसी की आत्मनिर्भरता को तोड़कर उसे हार मानने पर मजबूर नहीं कर देती? उत्तर। यह प्रभाव केवल उन लोगों पर होता है जिनकी इच्छा शक्ति कमजोर होती है। पुरानी जमी जमा भटकाव की आदतों के कारण जिन लोगों की इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है, उनके लिए विपत्ति आत्मनिर्भरता को तोड़ सकती है। लेकिन जिन लोगों ने खुद को इस भटकाव से कमजोर नहीं होने दिया, उन पर इसका ठीक उल्टा प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति गैर भटके हुए होते हैं, वे अस्थायी हार और विफलता का सामना करते हैं, लेकिन उनका हर तरह की विपत्ति के प्रति रवैया सकारात्मक होता है। वे हार मानने के बजाय लड़ते हैं और अक्सर जीतते हैं। जीवन किसी को भी विपत्ति से पूर्ण सुरक्षा नहीं देता, लेकिन जीवन हर किसी को सकारात्मक सोच की शक्ति जरूर देता है, जो हर प्रकार की विपत्ति पर विजय पाने और उसे लाभ में बदलने के लिए पर्याप्त होती है। हर व्यक्ति को यह विशेष अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी सोचने की शक्ति का उपयोग करे या उसे नजरअंदाज करे। हर व्यक्ति को मजबूरन अपनी सोच की शक्ति का प्रयोग किसी न किसी रूप में करना ही पड़ता है, या तो किसी निश्चित और सकारात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, या फिर अनजाने में नकारात्मक दिशा में। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता, न ही यह संभव है कि कोई अपना मस्तिष्क उपयोग ही न करे। हिप्नोटिक रिदम का नियम हर व्यक्ति को मजबूर करता है कि वह अपने मस्तिष्क का कुछ हद तक उपयोग करे, चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक। लेकिन यह नियम यह तय नहीं करता कि व्यक्ति किस दिशा में उसका प्रयोग करेगा। गैर भटका हुआ व्यक्ति अस्थायी हार और विफलता से मिलता है, लेकिन वह हर विपत्ति को सकारात्मक दृष्टि से देखता है। वह हार मानने के बजाय लड़ता है और अक्सर जीतता है। क्या आपको कोई ऐसा समय याद है जब आपने हार मानने का सोचा था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया? मेरे सहलेखक और मैंने इस विचार को अपनी किताब 3 फीट फ्रॉम गोल्ड में विस्तार से समझाया है, जिसमें आज के 35 से अधिक प्रमुख नेताओं की सच्ची कहानियां हैं, जो इस युग के
गैर भटके हुए लोग हैं। प्रश्न, क्या मैं आपके कहे से यह समझूं कि हर विपत्ति एक आशीर्वाद होती है? उत्तर, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने यह कहा कि हर विपत्ति में किसी समान लाभ का बीज होता है। मैंने यह नहीं कहा कि वहां पूरा विकसित लाभ है, केवल बीज है। अक्सर यह बीज किसी तरह का ज्ञान, कोई विचार या योजना या कोई अवसर होता है जो केवल विपत्ति के कारण हमारी सोच की आदतों में आए बदलाव के बिना उपलब्ध नहीं होता। प्रश्न, क्या यही विफलता से मिलने वाले सभी लाभ हैं? उत्तर, नहीं, विफलता का उपयोग प्रकृति एक सामान्य भाषा के रूप में करती है। जब लोग उसकी व्यवस्थाओं के अनुसार खुद को ढालने में चूक करते हैं, तो वह उन्हें दंड देती है। उदाहरण के लिए, विश्व युद्ध मनुष्यों द्वारा रचा गया था और विनाशकारी था। प्रकृति ने युद्ध की परिस्थितियों में एक समान रूप से कठोर चेतावनी का बीज बोया। वह बीज था विश्वव्यापी मंदी, डिप्रेशन। यह मंदी अनिवार्य थी, अपरिहार्य थी। यह युद्ध के बाद उतनी ही स्वाभाविक रूप से आई जितना दिन के बाद रात आती है, और यह भी उसी नियम के तहत हुई, हिप्नोटिक रिदम के नियम के तहत। प्रश्न, क्या मैं यह समझूं कि हिप्नोटिक रिदम का नियम वही है जिसे राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने प्रतिपूर्ति का नियम, लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन, कहा था? उत्तर, हाँ, हिप्नोटिक रिदम का नियम ही प्रतिपूर्ति का नियम है। यह वही शक्ति है जिससे प्रकृति सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों में संतुलन बनाती है, पूरे ब्रह्मांड में, हर प्रकार की ऊर्जा में, हर प्रकार की वस्तु में और हर प्रकार के मानवीय संबंधों में भी। प्रश्न, क्या हिप्नोटिक रिदम का नियम हर परिस्थिति में जल्दी काम करता है? उदाहरण के लिए, क्या यह नियम सकारात्मक सोच के लाभ तुरंत देता है या नकारात्मक सोच के परिणामों से तुरंत सजा देता है? उत्तर, यह नियम निश्चित रूप से काम करता है, लेकिन हमेशा तुरंत नहीं। इस नियम के कारण मिलने वाले लाभ या दंड व्यक्ति के जीवन काल में भी मिल सकते हैं या उसके मरने के बाद दूसरों को भी प्रभावित कर सकते हैं। ध्यान दें कि यह नियम कैसे एक पीढ़ी को पिछली पीढ़ियों के पापों और पुण्यों के प्रभाव झेलने के लिए मजबूर करता है। प्रकृति के सभी नियमों के संचालन में चौथा आयाम समय एक अटल तत्व है। किसी भी परिस्थिति में कारण और परिणाम के बीच कितना समय लगेगा, यह पूरी तरह उस परिस्थिति पर निर्भर करता है। प्रकृति एक कद्दू को 3 महीनों में उगाती है। एक बड़ा ओक का पेड़ उगने में 100 साल लेता है। वह मुर्गी के अंडे को 4 हफ्तों में चूजे में बदल देती है, लेकिन एक इंसान के अंडाणु को एक नवजात शिशु में बदलने में 9 महीने लेती है। जीवन किसी को भी कठिनाइयों से मुक्ति नहीं देता, लेकिन जीवन हर किसी को सकारात्मक सोचने की शक्ति देता है, जो किसी भी प्रकार की कठिनाई को जीतने और लाभ में बदलने के लिए पर्याप्त है। सोचिए, क्या प्रकृति ने वर्तमान आर्थिक संकट को इसलिए बनाया है ताकि हम अपने व्यक्तिगत संघर्षों को फिर से अवसरों में बदल सकें? Failure is a state of mind. Therefore, it is something an individual can control until he neglects to exercise this privilege. Failure brings a climax in which one has the privilege of clearing his mind of fear and making a new start in another direction. No one can change the law of hypnotic rhythm any more than one can change the law of gravity, but everyone can change himself. Remember Hill's definition of the mastermind: harmonious coordination of 2 or more minds working to a definite end. The non-drifter meets with temporary defeat and failure, but his reaction to all forms of adversity is positive. He fights instead of giving up and usually wins. Life gives no one immunity against adversity, but life gives to everyone the power of positive thought, which is sufficient to master all circumstances of adversity and convert them into benefit. Chapter 12: Environment, Time, Harmony, Death, Caution. खोए, अब मुझे एडवर्सिटी और फेलियर की संभावनाओं की बेहतर समझ हो गई है। अब आप आगे बढ़ सकते हैं और 7 सिद्धांतों में से अगले सिद्धांत का वर्णन करें। आपका अगला सिद्धांत क्या है?
अगला सिद्धांत है पर्यावरणीय प्रभाव, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। कि आगे बढ़िए और बताइए कि किस तरह से पर्यावरणीय प्रभाव इंसान की तकदीर तय करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण, पर्यावरणीय प्रभाव और हिप्नोटिक रिदम के बीच क्या कोई संबंध है? ए, हिप्नोटिक रिदम इंसान की सोच की आदतों को पक्का और स्थायी बना देती है। सोचने की आदतें पर्यावरणीय प्रभावों से प्रेरित होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी सोच को जो भोजन या सामग्री मिलती है, वह हमारे आसपास के वातावरण से आती है और फिर वही सोचने की आदतें हिप्नोटिक रिदम के जरिए स्थायी रूप से जम जाती हैं। कि इंसान के पर्यावरण का सबसे अहम हिस्सा कौन सा होता है, जो यह तय करता है कि वह अपने दिमाग का सकारात्मक या नकारात्मक इस्तेमाल करेगा? इंसान के पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसके दूसरों के साथ बने संबंध। हर व्यक्ति, चाहे उसे इसका एहसास हो या नहीं, उनके सोचने की आदतों को अपने भीतर ले लेता है, जिनके साथ वह गहराई से जुड़ा रहता है। किया, क्या आपका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार किसी ऐसे इंसान के संपर्क में रहे जिसकी सोचने की आदतें नकारात्मक हों, तो वह भी नकारात्मक सोचने लगेगा? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। कीवी, तो क्या हिप्नोटिक रिदम का नियम हर इंसान को मजबूर करता है कि वह अपने वातावरण के प्रभावों के अनुरूप सोचने की आदतें बना ले, खासकर उस वातावरण के हिस्से के अनुसार जो उसके दूसरों के साथ संबंधों से बनता है? आ, हाँ, हिप्नोटिक रिदम का नियम हर इंसान को ऐसी सोच की आदतें अपनाने के लिए मजबूर करता है जो उसके वातावरण के प्रभावों के साथ मेल खाती हों, खासकर उन प्रभावों के साथ जो उसके दूसरे लोगों के साथ जुड़ाव से बनते हैं। कि तो क्या यह जरूरी है कि इंसान अपने करीबी साथियों का चुनाव बहुत सावधानी से करे? हाँ, जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर को खिलाने वाले भोजन को बहुत सोच समझकर चुनता है, वैसे ही उसे अपने करीबी साथियों का चुनाव भी बहुत ध्यान से करना चाहिए। हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि वह ऐसे लोगों के साथ जुड़े जिनकी सोच सकारात्मक, मित्रतापूर्ण और सामंजस्यपूर्ण हो। किस प्रकार के साथी इंसान पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं? इंसान का जीवन साथी और घर में साथ रहने वाले लोग और उसका कामकाज से जुड़ा सहयोगी। इसके बाद आते हैं उसके नजदीकी दोस्त और जान पहचान वाले। आम जान पहचान वाले और अनजान लोग बहुत कम प्रभाव डालते हैं। हमारी सोच को जो भोजन मिलता है वो हमारे वातावरण से आता है और सोच की आदतें हिप्नोटिक रिदम से स्थायी बन जाती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी नकारात्मक इंसान के पास होते हैं तो आपका मूड या सोच भी नकारात्मक हो जाती है? क्या वह व्यक्ति आपका जीवन साथी, बच्चा या बिजनेस पार्टनर था? हिल हिल यह सुझाव देते हैं कि आपको ऐसी स्थिति में खुद से सकारात्मक, मित्रतापूर्ण और शांतिपूर्ण विचारों को लाना चाहिए, न सिर्फ उस नकारात्मक सोच का विरोध करने के लिए, बल्कि उस इंसान को भी धीरे धीरे एक सकारात्मक जगह की ओर ले जाने के लिए। अगर वह व्यक्ति आपका बिजनेस पार्टनर है, तो आपको यह सोचना चाहिए कि क्या यह रिश्ता बचाने लायक है या फिर आपको उस व्यक्ति की नकारात्मकता से दूर होने का निर्णय लेना चाहिए। क्यों? शादी का साथी इंसान के दिमाग पर इतना ज्यादा प्रभाव क्यों डालता है? ए, क्योंकि शादी का रिश्ता इंसानों को ऐसी आध्यात्मिक शक्तियों के प्रभाव में ले आता है जो इतनी गहरी होती हैं कि वे इंसान के दिमाग पर हावी हो जाती हैं। कि पर्यावरणीय प्रभावों का इस्तेमाल हिप्नोटिक रिदम की पकड़ को तोड़ने के लिए कैसे किया जा सकता है? आय सोचने की जो भी आदतें बनती हैं, उन्हें हिप्नोटिक रिदम का नियम स्थायी बना देता है। लेकिन इंसान अपने वातावरण को बदल सकता है ताकि जो प्रभाव उस पर हावी हों, वे या तो सकारात्मक हों या नकारात्मक। फिर हिप्नोटिक रिदम उन्हें स्थायी बना देगा जब तक कि वे सोच की आदतों से बदले न जाएं। कि इस सच को एक और तरह से कहें तो क्या इंसान अपने आप को किसी भी प्रकार के पर्यावरणीय प्रभाव के अधीन कर सकता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक,
और जब वह प्रभाव सोचने की आदत बन जाए, तो हिप्नोटिक रिदम उसे स्थायी बना देता है। क्या यह नियम ऐसे ही काम करता है? बिल्कुल सही। आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए उन सभी शक्तियों से जो आपकी सोच को प्रेरित करती हैं, क्योंकि वही शक्तियां आपके वातावरण का निर्माण करती हैं और आपके जीवन की दिशा तय करती हैं। आप वे लोग जो नॉन ड्रिफ्टर्स होते हैं, जो भी व्यक्ति ड्रिफ्टिंग की आदत का शिकार होता है, वह अपने पर्यावरण को चुनने की शक्ति खो देता है। फिर वह अपने वातावरण में मौजूद हर नकारात्मक प्रभाव का शिकार बन जाता है। क्यों? क्या ड्रिफ्टर के लिए कोई रास्ता नहीं है? क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह खुद को एक सकारात्मक वातावरण के प्रभाव में ला सके? हाँ, ड्रिफ्टर के लिए एक रास्ता है। वह ड्रिफ्टिंग को रोक सकता है, अपने मन पर नियंत्रण पा सकता है और ऐसा वातावरण चुन सकता है जो उसे सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करे। यह सब वह एक डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, यानी निश्चित उद्देश्य के जरिए कर सकता है। क्यों? क्या ड्रिफ्टिंग की आदत को हटाने के लिए इतना ही काफी है? क्या यह आदत सिर्फ एक मानसिक स्थिति है? ड्रिफ्टिंग कुछ और नहीं, बल्कि मन की एक नकारात्मक स्थिति है। एक ऐसी स्थिति जिसमें जीवन का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता। क्यों? कोई व्यक्ति ऐसे वातावरण को स्थापित करने के लिए कौन सी प्रभावी प्रक्रिया अपनाए जो सकारात्मक सोच की आदतों के विकास और उन्हें बनाए रखने में मदद करे? आ सबसे प्रभावी वातावरण वह होता है जो एक फ्रेंडली अलायंस, यानी मित्रवत सहयोग से बना हो। ऐसे लोगों का समूह जो एक दूसरे को किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करने का वचन दें। इस प्रकार के सहयोग को मास्टरमाइंड कहा जाता है। इसके जरिए कोई व्यक्ति खुद को उन चुने हुए लोगों से जोड़ सकता है जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में ज्ञान, अनुभव, शिक्षा, योजना या विचार के रूप में योगदान दे सकते हैं। नेपोलियन हिल, जीवन के सभी क्षेत्रों के सबसे सफल नेता, इस तरह के बनाए गए खास वातावरण का लाभ उठाते हैं। बिना दूसरों के मित्रवत सहयोग के असाधारण सफलता पाना असंभव है। इस सच्चाई को दूसरे शब्दों में कहें तो सफल लोगों को अपने वातावरण को नियंत्रित करना होता है जिससे वे नकारात्मक प्रभावों से बच सकें। सो उन लोगों का क्या जिनकी रिश्तेदारों के प्रति जिम्मेदारी उन्हें नकारात्मक वातावरण से दूर नहीं जाने देती? कोई भी इंसान किसी अन्य के प्रति ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं रखता जो उसे सकारात्मक सोच की आदतें बनाने के अधिकार से वंचित करे। दूसरी ओर, हर इंसान का यह कर्तव्य है कि वह अपने वातावरण से हर उस प्रभाव को हटा दे जो किसी भी रूप में नकारात्मक सोच की आदतें विकसित करता हो। क्या यह सोच कुछ ज्यादा कठोर नहीं है? ए केवल मजबूत लोग ही टिक पाते हैं। कोई भी व्यक्ति तब तक मजबूत नहीं बन सकता जब तक वह खुद को उन सभी प्रभावों से अलग नहीं करता जो नकारात्मक सोच की आदतें बनाते हैं। नकारात्मक सोच की आदतें व्यक्ति से आत्मनिर्णय का अधिकार छीन लेती हैं, चाहे वे किसी भी वजह से पैदा हुई हों। सकारात्मक सोच की आदतें व्यक्ति द्वारा नियंत्रित की जा सकती हैं और उसके उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक बन सकती हैं। नकारात्मक आदतें व्यक्ति को नियंत्रित करती हैं और उसे आत्मनिर्णय के अधिकार से वंचित कर देती हैं। क्यों? मैं आपकी बातों से यह निष्कर्ष निकालता हूं कि वे लोग जो अपने सोचने के वातावरण को नियंत्रित करते हैं, कि क्या यह कहना सही होगा कि जो लोग अपनी सोच की आदतें बनाते हैं, वे अपनी जिंदगी के मालिक होते हैं और जो ऐसा नहीं करते, वे जिंदगी के द्वारा नियंत्रित होते हैं? ए बिल्कुल सही कहा गया है। क्यों? किसी की सोच की आदतें कैसे बनती हैं? सभी आदतें या तो जन्मजात इच्छाओं या फिर बाद में विकसित हुई इच्छाओं या प्रेरणाओं के कारण बनती हैं। यानी आदतें किसी न किसी स्पष्ट इच्छा के परिणाम स्वरूप शुरू होती हैं। क्यों? जब कोई व्यक्ति सोचने की आदतें बनाता है तो उसके दिमाग में क्या होता है? आ इच्छाएं ऊर्जा की संगठित तरंगें होती हैं जिन्हें थॉट्स यानी विचार कहा जाता है। जब कोई इच्छा भावनात्मक अनुभूति के साथ मिलती है तो वह दिमाग की कोशिकाओं को मैग्नेटाइज यानी चुंबकीय कर देती है और उन कोशिकाओं को हिप्नोटिक रिदम के नियम द्वारा नियंत्रित होने के लिए तैयार कर देती है।
जब कोई विचार दिमाग में आता है या वहां बनाया जाता है और उसमें तीव्र भावनात्मक इच्छा शामिल होती है, तो हिप्नोटिक रिदम का नियम तुरंत उसे उसके भौतिक रूप में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। वे विचार जो सबसे पहले इस नियम द्वारा प्रभावित होते हैं, वही होते हैं जिनमें सबसे गहरी इच्छाएं और सबसे तीव्र भावनाएं मिली होती हैं। सोचने की आदतें बार बार एक जैसे विचारों को दोहराने से बनती हैं। काम का कौन सी सबसे शक्तिशाली मूल प्रेरणाएं या इच्छाएं हैं जो विचारों को प्रेरित करती हैं? सबसे आम 10 प्रेरणाएं जो अधिकतर इंसान की सोच को प्रेरित करती हैं, ये हैं: 1. यौन अभिव्यक्ति और प्रेम की इच्छा। 2. शारीरिक भोजन की इच्छा। 3. आत्मा, मन और शरीर की अभिव्यक्ति की इच्छा। 4. मृत्यु के बाद जीवन की निरंतरता की इच्छा। 5. दूसरों पर शक्ति प्राप्त करने की इच्छा। 6. भौतिक धन की इच्छा। 7. ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। 8. दूसरों की नकल करने की इच्छा। 9. दूसरों से बेहतर बनने की इच्छा। 10. 7. मूलभूत भय। नेपोलियन हिल। यही वे प्रमुख प्रेरणाएं हैं जो इंसानों के ज्यादातर प्रयासों को प्रेरित करती हैं। खो तो फिर लालच, ईर्ष्या, लोभ, जलन, गुस्से जैसी नकारात्मक इच्छाओं का क्या? क्या ये सकारात्मक इच्छाओं से ज्यादा बार व्यक्त नहीं होती? ये सभी नकारात्मक इच्छाएं वास्तव में सकारात्मक इच्छाओं की विफलताएं होती हैं। ये तब उत्पन्न होती हैं जब कोई व्यक्ति किसी हार, असफलता या प्रकृति के नियमों के साथ सकारात्मक रूप से सामंजस्य स्थापित करने में असफल होता है। किया यह तो नकारात्मक सोचों के बारे में एक नया दृष्टिकोण है। अगर मैं आपकी बात को सही समझ रहा हूं, तो सभी नकारात्मक सोचें उसी समय पैदा होती हैं जब कोई व्यक्ति खुद को प्रकृति के नियमों के साथ सामंजस्य में लाने में असफल हो जाता है। क्या यह सही है? ए, यह बिल्कुल सही है। प्रकृति किसी भी प्रकार की निष्क्रियता या खालीपन को सहन नहीं करती। हर स्थान को किसी न किसी चीज से भरा जाना ही चाहिए, और होता है भी। हर चीज, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, हमेशा गति में रहती है और रहनी भी चाहिए। मानव मस्तिष्क इसका अपवाद नहीं है। उसे इसीलिए बनाया गया है कि वह विचारों की शक्ति को ग्रहण कर सके, उसे व्यवस्थित करे, उसमें विशेषज्ञता विकसित करे और उसे व्यक्त कर सके। जब कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क का उपयोग सकारात्मक और रचनात्मक विचारों को व्यक्त करने के लिए नहीं करता, तो प्रकृति उस खालीपन को भर देती है, मस्तिष्क को नकारात्मक विचारों पर कार्य करने के लिए मजबूर करके। मस्तिष्क में कोई खालीपन या निष्क्रियता नहीं हो सकती। इस सिद्धांत को समझो और तुम इंसान की जिंदगी में उसके आसपास के वातावरण के प्रभाव को लेकर एक नई और महत्वपूर्ण समझ प्राप्त करोगे। तुम यह भी बेहतर समझ पाओगे कि हिप्नोटिक रिदम का नियम कैसे काम करता है। यह वह नियम है जो हर चीज और हर व्यक्ति को लगातार गति में रखता है, या तो नकारात्मक या सकारात्मक सिद्धांतों के किसी न किसी रूप में अभिव्यक्ति द्वारा। प्रकृति किसी भी तरह की निष्क्रियता या खालीपन को बर्दाश्त नहीं करती। हर जगह को किसी न किसी चीज से भरा जाना चाहिए, और भरा होता है भी। जब व्यक्ति अपने मस्तिष्क का उपयोग सकारात्मक, रचनात्मक विचारों के लिए नहीं करता, तो प्रकृति उस खाली जगह को नकारात्मक विचारों से भर देती है। मुझे यह बात विशेष रूप से तब सच्ची लगती है जब मैं उन बच्चों के बारे में सोचता हूं जिनके पास बहुत अधिक खाली समय होता है। नेपोलियन हिल फाउंडेशन के सीईओ डॉन ग्रीन को याद है, जब हम छोटे थे हमें लगातार व्यस्त रखा जाता था, यह कहकर कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। क्या यह एक दिलचस्प समानता नहीं है? प्रकृति का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। वह सही और गलत में दिलचस्पी नहीं रखती। वह न्याय और अन्याय में भी रुचि नहीं रखती। उसकी रुचि केवल इतनी है कि हर चीज अपनी प्रकृति के अनुसार किसी न किसी रूप में क्रिया करे। यह तो प्रकृति के नियमों की एक गहरी और ज्ञानवर्धक व्याख्या है। क्या आपके इन दावों की पुष्टि के लिए मैं किसी और की तरफ रुख कर सकता हूं? ए, हाँ, विज्ञान के लोगों से, दार्शनिकों से,
सभी सटीक और गंभीर विचारकों से, और अंत में खुद प्रकृति की भौतिक अभिव्यक्तियों से। प्रकृति में मृत पदार्थ जैसी कोई चीज नहीं है। हर एक परमाणु हमेशा गति में रहता है। सारी ऊर्जा लगातार गति में है। कहीं भी कोई मृत खाली स्थान नहीं है। समय और स्थान वास्तव में इतनी तेज गति की अभिव्यक्तियां हैं कि उन्हें इंसान माप नहीं सकता। खोए। ओ, तो आपकी बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि भरोसेमंद ज्ञान के स्रोत बहुत ही सीमित हैं। आ, जो विकसित स्रोत हैं वे सीमित हैं, लेकिन हर सामान्य वयस्क मस्तिष्क में यह संभावना होती है कि वह पूरे ब्रह्मांड के सभी ज्ञानों के लिए एक द्वार बन सके। हर सामान्य वयस्क मस्तिष्क में यह क्षमता होती है कि वह इन्फिनिट इंटेलिजेंस, अनंत बुद्धिमत्ता के साथ सीधे संपर्क में आ सके, जहां वह सारा ज्ञान मौजूद है जो कभी था, है या होगा। आपकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि इंसान वो सब कुछ बन सकता है जो वह ईश्वर में देखता है। क्या आप यही कहना चाहते हैं? हाँ, एवोल्यूशन, क्रमिक विकास के नियम के जरिए मानव मस्तिष्क उसी दिशा में विकसित हो रहा है। इस काबिल बनाया जा सकता है कि वह अनंत बुद्धिमत्ता, इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जब चाहे संपर्क कर सके। यह परिपूर्णता मस्तिष्क के संगठित विकास के जरिए आएगी, यानी प्रकृति के नियमों के अनुसार मस्तिष्क को ढालने से। समय ही वह कारक है जो इस परिपूर्णता को लेकर आएगा। कीवे, बार बार होने वाली घटनाओं जैसे कि महामारियां, आर्थिक मंदी, युद्ध और अपराध की लहरें का कारण क्या है? ऐसी सभी घटनाएं जिनमें बड़ी संख्या में लोग एक जैसे ढंग से प्रभावित होते हैं, हिप्नोटिक रिदम, सम्मोहन लय के नियम के कारण होती हैं। इस नियम के जरिए प्रकृति एक जैसी प्रकृति के विचारों को एकत्रित कर देती है और फिर उन विचारों को सामूहिक क्रिया के रूप में प्रकट करती है। के तो क्या ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी, इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग डर वाले विचारों से प्रभावित हो गए थे? क्या यह सही है? बिल्कुल सही। लाखों लोग शेयर बाजार में जुआ खेलकर बिना कुछ किए ही कुछ पाने की कोशिश कर रहे थे। जब अचानक उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ भी नहीं पाया है, बल्कि कुछ खो दिया है, तो वे डर गए और अपने बैंक खातों से पैसे निकालने के लिए भागे और घबराहट की लहर चल पड़ी। लाखों दिमागों के सामूहिक डर, गरीबी के डर के कारण यह मंदी कई वर्षों तक खिंचती चली गई। अमेरिका और पूरे विश्व में जो आज की आर्थिक उथल-पुथल है, वह भी इसी तरह शुरू हुई थी। लाखों लोग कुछ भी न लगाकर कुछ पाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे रियल एस्टेट, बिना पैसे दिए सौदे, सबप्राइम मॉर्गेज और गलत तरीके से बढ़ाई गई कीमतों के जरिए, और साथ ही वित्तीय बाजारों में। जब सब कुछ गिरने लगा, तो वे डर गए और घबराहट की वही लहर फिर से चल पड़ी। अगर हम इन लाखों लोगों के विचारों को डर से हटाकर दोबारा स्वस्थ और मजबूत आर्थिक सिद्धांतों पर केंद्रित करें, तो क्या हम अर्थव्यवस्था को स्थिर कर सकते हैं? नेपोलियन हिल का दर्शन हमें इसका रास्ता दिखा सकता है। चुनाव हमारे हाथ में है। कि आपकी बातों से मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि प्रकृति लोगों के प्रमुख विचारों को एकत्र करती है और फिर उन्हें किसी न किसी सामूहिक क्रिया जैसे व्यापारिक मंदी, व्यापारिक उछाल आदि के रूप में प्रकट करती है। क्या यह सही है? हाँ, आपने बात सही समझी है। क्षमा। अब आइए 7 सिद्धांतों में से अगले सिद्धांत पर बात करें। कृपया अब उसे बताइए। अगला सिद्धांत है समय, यानी चौथा आयाम, फोर्थ डायमेंशन। कला, समय और हिप्नोटिक रिदम के नियम में क्या संबंध है? ए, समय ही हिप्नोटिक रिदम का नियम है। किसी विचार को स्थायी आदत में बदलने के लिए जितना समय लगता है, वह उस विचार की प्रकृति और उद्देश्य पर निर्भर करता है। क्यों? लेकिन आपने तो यह कहा था कि प्रकृति में केवल एक चीज स्थायी है, और वह है बदलाव। अगर यह सच है, तो समय तो हमेशा बदलता रहता है, सब कुछ दोबारा व्यवस्थित करता है और सबको पुनः जोड़ता है। इसमें चिमनी किसी व्यक्ति की सोच की आदतों में बदलाव लगातार होता रहता है। तो फिर हिप्नोटिक रिदम का नियम
इन आदतों को स्थायी कैसे बना सकता है? ए समय सभी सोच की आदतों को दो श्रेणियों में बांट देता है, नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच लगातार बदलती रहती है और उसकी इच्छाओं के अनुसार नए रूप में ढलती रहती है, लेकिन सोच सिर्फ तभी नकारात्मक से सकारात्मक या सकारात्मक से नकारात्मक में बदलती है जब व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से ऐसा प्रयास करता है। समय व्यक्ति को नकारात्मक सोच के लिए दंड देता है और सकारात्मक सोच के लिए इनाम देता है। यह उस सोच की प्रकृति और उद्देश्य पर निर्भर करता है। अगर किसी की मुख्य सोच नकारात्मक है, तो समय उस व्यक्ति के मन में नकारात्मक सोच की आदत बना देता है और फिर हर पल उस आदत को स्थायी बनाता चला जाता है। उसी तरह सकारात्मक सोच भी समय के साथ स्थायी आदत बन जाती है। स्थायित्व शब्द यहाँ व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन काल के दौरान स्थायित्व को दर्शाता है। सच्चे अर्थों में कुछ भी स्थायी नहीं होता। समय सोच की आदतों को व्यक्ति के जीवन काल में स्थायी जैसा बना देता है। कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि समय कैसे काम करता है। क्या समय का मनुष्यों के सांसारिक भाग्य से और कोई संबंध है? समय प्रकृति की एक तरह की मसालेदार प्रक्रिया, सीजनिंग इन्फ्लुएंस है, जिसके माध्यम से मानव अनुभव को बुद्धिमत्ता में बदला जा सकता है। लोग बुद्धिमत्ता के साथ जन्म नहीं लेते, लेकिन वे सोचने की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं और समय के साथ वे सोचते सोचते बुद्धिमत्ता तक पहुंच सकते हैं। लोग बुद्धिमान बनकर नहीं जन्म लेते, लेकिन वे सोचने की शक्ति के साथ जन्म लेते हैं और समय के साथ सोचते सोचते वे बुद्धिमत्ता प्राप्त कर सकते हैं। यह बात मुझे इस पूरी किताब की सबसे गहरी और महत्वपूर्ण बात लगती है। अगर हम अपनी सोचने की क्षमता का प्रयोग करें और अपने जीवन के अनुभवों, चाहे वे सफलता हों या असफलता का विश्लेषण करें, तो हम सच में बुद्धिमत्ता प्राप्त कर सकते हैं। क्या यह सच में इतना सरल हो सकता है? क्यों? क्या युवाओं के पास कभी बुद्धिमत्ता होती है? आई केवल बहुत ही साधारण मामलों में। बुद्धिमत्ता सिर्फ समय के साथ आती है। यह न तो विरासत में मिलती है और न ही एक व्यक्ति से दूसरे को सीधी तरह दी जा सकती है। यह सिर्फ समय के बीतने से आती है। कि क्या समय का बीतना किसी व्यक्ति को जरूरी रूप से बुद्धिमान बना देता है? नहीं, बुद्धिमत्ता सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो ड्रिफ्ट नहीं करते, यानी अपने विचारों और जीवन में बहकते नहीं हैं, और जिनकी सोच की आदतें सकारात्मक होती हैं, जो जीवन में एक मुख्य शक्ति बन जाती हैं। जो लोग हमेशा बहकते रहते हैं या जिनकी सोच नकारात्मक रहती है, उन्हें बहुत ही साधारण स्तर की बुद्धिमत्ता ही मिलती है, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? आपकी बातों से मुझे यह समझ में आता है कि समय उन लोगों का मित्र है जो अपने मन को सकारात्मक सोच की आदतों में प्रशिक्षित करते हैं, और दुश्मन है उन लोगों का जो नकारात्मक सोच में बहक जाते हैं। क्या यह सही है? आई बिल्कुल सही समझा। अब बिल्कुल सही है। सभी लोग दो वर्गों में बांटे जा सकते हैं, ड्रिफ्टर्स और नॉन ड्रिफ्टर्स। ड्रिफ्टर्स हमेशा नॉन ड्रिफ्टर्स की मर्जी पर होते हैं और समय इस रिश्ते को स्थायी बना देता है। क्यों? क्या आपका मतलब है कि अगर मैं जीवन में बिना किसी निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य के बहता रहूं, तो नॉन ड्रिफ्टर मेरा मालिक बन सकता है और समय केवल नॉन ड्रिफ्टर को मुझ पर अधिक मजबूत और स्थायी पकड़ देने का काम करता है? यह बिल्कुल सच है। विज्ञान केवल उन नॉन ड्रिफ्टर्स को आता है जो अपने जीवन में सकारात्मक सोच की आदतों को मुख्य शक्ति बनाते हैं। फिर से मैं हमारे बच्चों के बारे में सोचने को मजबूर हो जाता हूँ। हमारे आसपास आतंकवाद और आर्थिक संकट जैसी बहुत नेगेटिविटी होने के कारण हमारे बच्चों पर इसका दीर्घकालीन असर क्या होगा? हमें अपने बच्चों को सकारात्मक अनुभवों में घेरना होगा ताकि उनके मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न हो। क्यों? बुद्धि, विजडम क्या है? बुद्धि वह क्षमता है जिससे आप खुद को प्रकृति के नियमों से जोड़ पाते हैं ताकि वे आपकी सेवा करें, और खुद को दूसरों से जोड़ पाएं ताकि वे आपके साथ सामंजस्यपूर्ण स्वेच्छा से सहयोग करें और जीवन से जो भी आप मांगे उसे हासिल करने में मदद करें। क्यों? तो क्या जमा किया हुआ ज्ञान ही बुद्धि है? हे भगवान, बिल्कुल नहीं।
अगर ज्ञान ही बुद्धि होती तो विज्ञान की उपलब्धियां विनाश के औजारों में तब्दील न होती। क्यों ज्ञान को बुद्धि में बदलने के लिए क्या चाहिए? समय और बुद्धि की इच्छा। बुद्धि कभी भी जबरदस्ती नहीं आती। यह केवल सकारात्मक सोच और स्वैच्छिक प्रयास से प्राप्त होती है। क्या सभी लोगों के लिए ज्ञान होना सुरक्षित है? बिना बुद्धि के किसी के लिए भी अधिक ज्ञान होना सुरक्षित नहीं है। क्यों? वह उम्र क्या है जब अधिकांश लोग बुद्धि प्राप्त करना शुरू करते हैं? अधिकांश लोग बुद्धि प्राप्त करना तब शुरू करते हैं जब वे 40 वर्ष की उम्र पार कर चुके होते हैं। इससे पहले अधिकतर लोग ज्ञान इकट्ठा करने और योजनाएं बनाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे बुद्धि खोजने का प्रयास ही नहीं करते। क्यों? जीवन की कौन सी परिस्थिति किसी व्यक्ति को बुद्धि प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? विपत्ति और असफलता। ये प्रकृति की सार्वभौमिक भाषाएं हैं जिनके माध्यम से वह उन लोगों को बुद्धि प्रदान करती है जो इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्या विपत्ति और असफलता हमेशा बुद्धि लाती है? नहीं, केवल उन लोगों को जो बुद्धि के लिए तैयार हों और जिसने स्वेच्छा से उसकी खोज की हो। प्रश्न: क्या चीज तय करती है कि कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार है या नहीं? उत्तर: समय और व्यक्ति के सोचने की आदतों की प्रकृति। प्रश्न: नया प्राप्त किया गया ज्ञान क्या पुराने समय से परखा हुआ ज्ञान के बराबर होता है? उत्तर: नहीं। जो ज्ञान समय के साथ परखा गया हो वह हमेशा नए प्राप्त ज्ञान से बेहतर होता है। समय ज्ञान को उसकी गुणवत्ता, मात्रा और विश्वसनीयता में निश्चितता देता है। बिना परखे हुए ज्ञान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। प्रश्न: भरोसेमंद ज्ञान क्या होता है? उत्तर: ऐसा ज्ञान जो प्राकृतिक नियमों के अनुसार हो, यानी वह सकारात्मक सोच पर आधारित हो। प्रश्न: क्या समय ज्ञान के मूल्यों को बदलता या संशोधित करता है? उत्तर: हाँ, समय सभी मूल्यों को बदलता और संशोधित करता है। आज जो ज्ञान सही लगता है वह कल समय के कारण निरर्थक हो सकता है, क्योंकि समय तथ्यों और मूल्यों को पुनः व्यवस्थित करता है। समय मानव संबंधों को बेहतर या खराब दोनों तरह से बदल सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि लोग एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। सोच के क्षेत्र में भी समय का एक निश्चित चक्र होता है, जब विचारों के बीज बोने का सही समय होता है और जब उन विचारों की फसल काटने का सही समय होता है, जैसे जमीन पर बीज बोने और फसल काटने का होता है। बिना सही समय के इंतजार के प्रकृति बीज बोने का फल कम कर देती है या रोक देती है। प्रश्न: अब आगे बढ़िए और 7 सिद्धांतों में से आखिरी 2 सिद्धांतों के बारे में बताइए। उत्तर: अगला सिद्धांत है सामंजस्य, हार्मनी। प्रकृति में आप देखेंगे कि सभी प्राकृतिक नियम एक व्यवस्थित तरीके से चलते हैं और इसे हम सामंजस्य के नियम से समझ सकते हैं। इस नियम के अनुसार प्रकृति किसी भी दिए गए वातावरण के भीतर सब कुछ सामंजस्यपूर्ण बनाती है। अगर आप इस सच को समझेंगे तो आपको अपने वातावरण की ताकत का एक नया और रोचक नजरिया मिलेगा। आप समझ पाएंगे कि नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहना आत्मनिर्धारण की चाह रखने वालों के लिए क्यों घातक होता है। प्रश्न: क्या आपका मतलब है कि प्रकृति मानवों को उनके वातावरण के प्रभावों के साथ सामंजस्य बनाने के लिए मजबूर करती है? उत्तर: हाँ, यह सही है। हिप्नोटिक रिदम का नियम हर जीवित चीज पर अपने वातावरण के प्रभावों को जबरदस्ती थोपता है। प्रश्न: अगर प्रकृति मानवों को उनके वातावरण के प्रभाव अपनाने के लिए मजबूर करती है तो गरीबी और असफलता के वातावरण में रहने वाले लोग जो इससे बाहर निकलना चाहते हैं उनके पास बचने का क्या रास्ता है? उत्तर: उन्हें अपना वातावरण बदलना होगा, नहीं तो वे गरीबी में ही रहेंगे। प्रकृति किसी को भी उसके वातावरण के प्रभावों से बचने नहीं देती, लेकिन प्रकृति ने अपने ज्ञान की भरपूरता में हर सामान्य मानव को यह अधिकार दिया है कि वह अपना मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक वातावरण खुद बनाए। लेकिन एक बार जब वह इसे बना लेता है तो उसे उसका हिस्सा बनना पड़ता है। यही सामंजस्य के नियम की कड़ी मजबूती है। प्रश्न: उदाहरण के लिए किसी व्यापारिक संगठन में
वह कौन तय करता है कि उस माहौल की लय कैसी होगी? उत्तर, वह व्यक्ति या व्यक्ति होते हैं जो स्पष्ट उद्देश्य के साथ सोचते और काम करते हैं। प्रश्न, क्या यह इतना आसान है? उत्तर, हाँ। स्पष्ट उद्देश्य वह शुरुआती बिंदु है जिससे कोई व्यक्ति अपना माहौल बना सकता है। प्रश्न, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। पूरी दुनिया युद्ध, आर्थिक मंदी और संघर्षों से भरी हुई है, जो बिल्कुल भी सामंजस्य, हार्मोनी जैसा नहीं लगता। प्रकृति लोगों को एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाने के लिए मजबूर नहीं करती। आप इस विरोधाभास को कैसे समझाते हैं? उत्तर, कोई विरोधाभास नहीं है। जैसा आपने कहा, दुनिया के प्रमुख प्रभाव नकारात्मक हैं। ठीक है, प्रकृति मनुष्यों को दुनिया के नकारात्मक प्रभावों के साथ सामंजस्य बनाने के लिए मजबूर कर रही है। प्रश्न, सामंजस्य की अभिव्यक्तियां सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, जेल में बंद लोग अक्सर नकारात्मक सोचते और काम करते हैं, लेकिन प्रकृति यह सुनिश्चित करती है कि जेल का नकारात्मक प्रभाव वहां हर व्यक्ति पर पड़े। गरीबी से जूझ रहे लोग एक झुग्गी में रहते हुए आपस में लड़ सकते हैं और सामंजस्य को अस्वीकार कर सकते हैं। फिर भी प्रकृति उन्हें उस घर के नकारात्मक माहौल का हिस्सा बना देती है। यहाँ सामंजस्य का मतलब है कि प्रकृति ब्रह्मांड के हर हिस्से को समान प्रकृति की चीजों के साथ जोड़ती है। नकारात्मक प्रभाव चाहे कहीं भी हों, वे एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक इसी तरह सकारात्मक प्रभाव भी एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़ते हैं। प्रश्न, अब मैं समझ रहा हूं कि सफल व्यवसायी अपने सहयोगियों के चुनाव में क्यों बहुत सावधान होते हैं। जो लोग किसी भी काम में सफल होते हैं, वे अपने चारों ओर ऐसे लोगों को रखते हैं जो सफलता की सोच और काम करते हैं। क्या यही बात है? उत्तर, बिल्कुल यही बात है। ध्यान दीजिए कि सभी सफल लोग अपने व्यावसायिक सहयोगियों के बीच सामंजस्य बनाए रखना क्यों जरूरी समझते हैं। एक और गुण जो सफल लोगों में होता है, वह है स्पष्ट उद्देश्य के साथ चलना और अपने सहयोगियों से भी यही उम्मीद रखना। इन दो बातों को समझें और आप हेनरी फोर्ड और एक सामान्य मजदूर के बीच का बड़ा फर्क समझ जाएंगे। इसीलिए सामंजस्य का सिद्धांत हमारे लिए तब लाभकारी होता है जब हम अपने आप को अन्य सफल लोगों के साथ घेर लेते हैं। अपने साथ काम करने वाले लोगों के बारे में सोचिए। क्या वे आपका समर्थन करते हैं या आपको रोक रहे हैं? प्रश्न, अब मुझे 7 सिद्धांतों में से आखिरी के बारे में बताइए। उत्तर, आखिरी सिद्धांत है सावधानी। बहाव की आदत के बाद सबसे खतरनाक मानवीय गुण है सावधानी की कमी। लोग बिना सावधानी बरते, बिना योजना बनाए हर तरह की खतरनाक परिस्थितियों में फंस जाते हैं। जो व्यक्ति बहाव में रहता है, वह हमेशा बिना सावधानी के चलता है। वह पहले काम करता है और बाद में सोचता है। यदि सोचता भी है तो वह अपने दोस्तों का चुनाव नहीं करता। वह बहता चला जाता है और दूसरों को अपनी मर्जी से उसके साथ जुड़ने देता है। वह कोई पेशा चुनता नहीं। वह स्कूल में बहता रहता है और पहली नौकरी पाकर खुश होता है जो उसे खाना और कपड़े दे सके। वह व्यापार के नियमों को न जानकर लोगों को धोखा देने का मौका देता है। वह स्वास्थ्य के नियमों को न जानकर बीमारी को आमंत्रित करता है। वह गरीबी से घिरे लोगों के पर्यावरणीय प्रभावों से अपने आप को बचाने में सावधानी नहीं बरतता, जिससे गरीबी खुद उसके पास आती है। वह हर कदम पर सावधानी न बरतने के कारण असफलता को आमंत्रित करता है, क्योंकि वह यह नहीं देखता कि लोग क्यों असफल होते हैं। वह डर के कारणों की जांच करने में सावधानी नहीं बरतता, इसलिए सभी प्रकार के डर को अपने पास आने देता है। वह शादी में असफल होता है क्योंकि वह साथी चुनते समय सावधानी नहीं करता और शादी के बाद भी अपने व्यवहार में सावधानी कम बरतता है। वह अपने दोस्तों को खो देता है या उन्हें दुश्मन बना लेता है क्योंकि वह उनके साथ सही आधार पर व्यवहार करने में सावधानी नहीं बरतता। बहाव की आदत के बाद सबसे खतरनाक मानवीय गुण सावधानी की कमी है। प्रश्न, क्या सभी लोग सावधानी की कमी रखते हैं? उत्तर,
नहीं, केवल वे लोग जो बहाव की आदत पा चुके हैं। जो बहाव में नहीं रहते, वे हमेशा सावधानी बरतते हैं। वे अपनी योजनाओं को सोच समझकर शुरू करते हैं। वे अपने साथियों की मानवीय कमजोरियों के लिए जगह छोड़ते हैं और उनके लिए पहले से योजना बनाते हैं। यदि वे किसी महत्वपूर्ण काम के लिए संदेशवाहक भेजते हैं, तो वे किसी और को भी भेजते हैं, ताकि वह सुनिश्चित करे कि संदेशवाहक अपना काम न छोड़े। फिर वे दोनों की जांच करते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हुई या नहीं। वे कुछ भी बिना सावधानी के भरोसा नहीं करते, जहां सावधानी उनके सफलता का रास्ता दिखाती है। प्रश्न: क्या जरूरत से ज्यादा सावधानी रखना सावधानी की कमी जितना ही हानिकारक है? उत्तर: जरूरत से ज्यादा सावधानी जैसी कोई चीज नहीं होती। जिसे आप अधिक सावधानी कहते हैं, वह डर की अभिव्यक्ति है। डर और सावधानी तो बिल्कुल अलग चीजें हैं। प्रश्न: क्या लोग डर को अधिक सावधानी समझ लेते हैं? उत्तर: हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर लोग सावधानी की पूरी कमी के कारण अपने लिए बहुत बड़े खतरों को जन्म देते हैं, न कि जरूरत से ज्यादा सावधानी के कारण। प्रश्न: सावधानी का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जा सकता है? उत्तर: अपने साथियों के चुनाव में और उनके साथ अपने संबंध बनाने के तरीके में। इसका कारण स्पष्ट है। किसी का साथ देने वाले लोग उसके पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, और पर्यावरण के प्रभाव यह तय करते हैं कि कोई व्यक्ति बहाव में बहने वाला ड्रिफ्टर बनेगा या बहाव के खिलाफ खड़ा रहने वाला नॉन ड्रिफ्टर। जो व्यक्ति अपने साथियों के चुनाव में सावधानी बरतता है, वह कभी भी अपने करीब ऐसे व्यक्ति को नहीं आने देता जो उसके लिए किसी स्पष्ट मानसिक, आध्यात्मिक या आर्थिक लाभ का स्रोत न हो। प्रश्न: क्या साथियों के चुनाव में यह तरीका स्वार्थी नहीं है? उत्तर: यह समझदारी है और आत्मनिर्णय की ओर ले जाता है। हर सामान्य व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह भौतिक सफलता और खुशहाली पाए। अपने साथियों को सोच समझकर चुनने से अधिक कोई चीज सफलता और खुशी में योगदान नहीं देती। इसलिए साथियों के चुनाव में सावधानी रखना हर उस व्यक्ति का कर्तव्य है जो खुश और सफल बनना चाहता है। बहाव में बहने वाला व्यक्ति अपने सबसे करीब के साथियों को अपनी मर्जी के बिना अपने पास आने देता है, जबकि बहाव के खिलाफ खड़ा रहने वाला व्यक्ति अपने साथियों को सावधानी से चुनता है और किसी को भी तब तक अपने पास नहीं आने देता जब तक कि वह व्यक्ति किसी न किसी मददगार प्रभाव या निश्चित लाभ का स्रोत न हो। प्रश्न: मुझे कभी यह नहीं लगा कि दोस्तों के चुनाव में सावधानी से सफलता या असफलता इतनी प्रभावित होती है। क्या सभी सफल लोग अपने व्यावसायिक, सामाजिक या पेशेवर संबंधों में सावधानी से अपने सभी साथियों का चुनाव करते हैं? उत्तर: बिना सावधानी के अपने सभी साथियों के चुनाव के कोई भी किसी भी काम में सफलता की गारंटी नहीं दे सकता। दूसरी ओर, सावधानी न बरतने से लगभग निश्चित रूप से असफलता मिलती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, क्या आपको लोगों को ना कहना मुश्किल लगता है? यह अध्याय आपको यह समझाता है कि अपने साथियों के चुनाव में सावधानी बरतना और ज्यादा बार ना कहना सीखना आपकी सफलता की राह को तेज कर सकता है। People are not born with wisdom, but they are born with the capacity to think. And they may, through the lapse of time, think to feed way into wisdom. The material on which thoughts are fed come from one's environment. Thought habits are made permanent by hypnotic rhythm.